चलिए लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। एमटीपीज में भी हैं और आरटीपीज में भी रहते हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस जो कि यूजुअली आप इसमें मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन होंगे जो आप शायद पहली बार देख रहे होंगे मे बी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन है कि एक्सेप्टेंस इज टू प्रपोजल व्हाट अ लाइटेड मैट इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। करेक्ट। एक्सेप्टेंस जो है वो एक गन पाउडर की तरह काम करता है। कैसे आप कह सकते हैं? तो देखिए, जब ऑफर बनता है तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं फॉर्म होता है ऑफर से। जब उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है ना तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यही बात कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो उसी तरह काम करता है जिस तरह लाइटेड मैच एक गन पाउडर में काम करता है। जैसे गन पाउडर में आप मैच स्टिक यूज करते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। तो वही बात कर रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं आप ऑफर को तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब है कि आपको ऑफर भी एक्सप्लेन करना है और एक्सेप्टेंस भी साथ में कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये चीज भी। मतलब ऑफर जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक लाइटेड मैच की तरह काम करता है। गन पाउडर की तरह वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, लीगल रिलेशनशिप बना देता है। और अब दोनों पार्टी जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए। यही बात जो है इसमें लिखना था। अब इस पे जो है वो बताने की काउंटर ऑफर टू एन ऑफर लैप्सेस दी ऑफर। देखिए काउंटर ऑफर जब होता है यानी कि जब आप एक ऑफर में चेंजेस लाते हैं तो उसे कहते हैं काउंटर ऑफर। तो जब आप चेंजेस लाते हैं और चेंजेस के कारण उसको बंद कर देते हो एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो उसी को कहते हैं कि जो ओल्ड आपका जो ऑफर था वो बंद हो गया। मतलब एक बार आप ऑफर दिए और सामने वाले के नहीं नहीं यार इतने पे नहीं इतने पे एक्सेप्ट करेंगे तो ओल्ड वाले को आप खत्म कर देते हैं ऑफर और दूसरा ऑफर देते हैं। तो यही होता है कि काउंटर ऑफर जब आप करते हैं, काउंटर ऑफर मतलब आपने जो है वो ऑफर दिया और सामने वाला उसमें चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो काउंटर ऑफर जो है ना उसके कारण क्या होता है कि आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं ओरिजिनल ऑफर को और नया ऑफर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। देयर कैन नॉट बी द एग्रीमेंट बिटवीन देम। वो जो है एग्रीमेंट अब नहीं बचता, वो खत्म हो जाता है, ठीक। और नया जो है वो ऑफर आ जाता है। वही जो है वो बात कर रहा है कि जैसे ही आप पुराना को खत्म करते हैं चेंजेस लाने के कारण। मतलब मैंने किसी को ऑफर दिया, वो कहता है कि नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उस ऑफर को खत्म कर देते हैं, दूसरा ऑफर बना देते हैं और वो जो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट और उस पर सारे लीगल जो है एप्लीकेशन होते हैं ओल्ड वाला खत्म हो जाता है। व्हाट आर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ इंपोज करता है, यानी कि कोर्ट इंपोज करता है हम पे। ये ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंप्लाइड मतलब हिडन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मुझे कोई सामान मिला गिरा हुआ, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता वो किसका है, लेकिन लॉ क्या कहता है कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका है उसको आप पहुंचाइए, ये लाइबिलिटी है आपका, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी किसने क्रिएट किया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ने, यानी कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टी जो कि अननोन है और लॉफुली वो जो है वो एस्टेब्लिश कर देता है। कहते हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऐसे। सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, मान लीजिए कि मुझे कोई नेसेसिटी सप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसको जो है वो बाद में उसको पैसे पे करूं, सब जो नेसेसिटीज उसने मुझे सप्लाई किया। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर मैं कुछ सामान खरीदा और मेरी जगह पे कोई तीसरा आदमी पे कर दिया, अब तीसरा आदमी तो सामान खरीदा नहीं है तो वो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है नहीं उसका और सेलर का, मेरा और सेलर का था कि मेरे भी यहाँ पे उसने पेमेंट कर दिया तो ये मेरा और उसके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं उसको बाद में पेमेंट कर दूं। नॉन ग्रेचुइटियस की बात कर रहा है, इसमें भी वही है कि अगर बेनिफिट ले लिए हैं तो आपको देना ही पड़ेगा उसका कंपेंसेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स, अगर मुझे सामान मिला है, कोई किसी का गिरा हुआ कोई चीज मिला है तो मुझे जो ओरिजिनल ओनर जिसका वो सामान था उसे लौटा देना चाहिए, जबकि हमारे उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? सामान लौटाने वाला। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ने। केसेस वेयर मनी इज पेड बाय मिस्टेक, अगर किसी गलती से पे कर दिए हैं ज्यादा किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझको पे कर दे बाकी पैसे। अगर मैंने ज्यादा रिसीव कर दिया गलती से सामान खरीद रहा हूँ और सेलर ने मुझे ज्यादा दे दिया तो मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको पे कर दूं। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप गलत नहीं कर सकते। लॉ जो है इलीगल चीजों को नहीं मानता। रमेश जो प्रॉमिस करते हैं 50,000 पे करने को अपनी पत्नी को, ठीक है। पत्नी क्या करती है इसके लिए? वो लीगल एग्रीमेंट बनवाती है कि नहीं नहीं तुम साइन करो, अगर तुम मुझसे लव करते हो तो इस चीज को रिटर्न में दो कि तुम 50,000 मुझे 30th बर्थडे पर दोगे। 30th बर्थडे पे ये भाई साहब पैसे नहीं दे पाते हैं, वो केस कर देती है। तो क्या वो क्लेम कर सकती है पैसे? नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। सोशल एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप नहीं बन पाता, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो पाता, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकती। दूसरा जो था कि एक शॉपकीपर है, वो ड्रेसेज उसके सामने शोरूम में टंगे हुए हैं जिसका प्राइस 2,000 है। तो एक मिसेस लवली आती है और बोलती है कि ये मुझे 2,000 में चाहिए। तो सब जो काउंटर वाला होता है वो कर देता है उसको कि मतलब देने से इनकार कर दे कि नहीं मैं इतना नहीं दूं, इतने में नहीं दूंगा। तो वो करती है केस कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो बोल रहा है कि क्या वो शॉपकीपर पर केस कर सकती है? तो नहीं केस कर सकती। क्यों? क्योंकि जो प्राइस टैग होता है ना, टैग जो प्राइस लगा रहता है किसी भी सामान पे, वो रहता है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। और पहले इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर आप बनाइए, उसके बाद आप ऑफर बनाइए। और अगर सेलर एक्सेप्ट कर लेता है या फिर अगर कैशियर जो है कैश काउंटर वाला अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल, तब भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर जो 2,000 था, उसके बेस पे आप ये कहेंगे नहीं नहीं आप एक्सेप्ट कीजिए ही कीजिए, जबरदस्ती अगर आप कहेंगे कि आप ऑफर दीजिए मुझे,
तो वो ऑफर नहीं दे सकता। सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। प्राइस टैग का मतलब ये नहीं कि आप 2000 में खरीदें, कहीं पे 2000 पर लिखा हुआ है, जबरदस्ती जाकर कहीं तू मुझे 2000 में दो ही, अरे उसकी मर्जी है भाई, देगा कि नहीं, पहले आप एक्सेप्टेंस तो कीजिए, वो एक्सेप्ट करेगा। वो अगर आपको ऑफर देगा तब, अगर वो ऑफर नहीं दे रहा है आपको 2000 में देने की, तो जो लिखा हुआ है सिर्फ लिखे हुए के बेस पे आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्वेश्चन। सोहन लाल हैं, वो 10 एकड़ जमीन जो है वो बेचते हैं मोहन लाल को, और ये भी बोलते हैं कि बाद में जो है 1 एकड़ जमीन तुम जो है वो मेरे बेटे के दे दोगे, यानी कि मेरे बेटा छोटे लाल को तुम दे देना। मोहन लाल को बोलते हैं सोहन लाल, कि मैं तुमको 10 एकड़ जमीन तो दे रहा हूँ 25 लाख में, लेकिन 1 एकड़ मेरे बेटे को दे देना। बाद में जो है सोहन लाल मर जाते हैं, लेकिन जो खरीदार है वो पूरे 10 एकड़ को यूज करता है और 1 एकड़ उसके बेटे को नहीं देता है। तो आप इस पे क्या करना चाहिए, क्या वो एलिजिबल है? तो छोटे लाल जो उसका बेटा है उसको 1 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन जो है ना वो मूव हो सकता है। देखिए पार्टी तो दो ही है, एक सोहन लाल और एक क्या मोहन लाल, तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो ये दोनों ही है, लेकिन पार्टी टू कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पर्सन भी आ सकता है, यानी कंसिडरेशन लेने के लिए तीसरा आदमी भी आ सकता है। जैसे छोटे लाल को मेंशन कर दिए थे सोहन लाल की मेरे बेटे को दे देना, तो वो क्या है, उस कंसिडरेशन के लिए सिर्फ था, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं था। तो कंसिडरेशन किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके लिए छोटे लाल को 1 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए, और जो ये भाई साहब मिस्टर मोहन लाल जो 10 एकड़ यूज कर रहे हैं वो 9 एकड़ ही यूज कर पाएंगे। आगे आइए, कोर्सियन अनडिव इन्फ्लुएंस में डिफरेंस बताइए। कोर्सियन क्या होता है? कोर्सियन मतलब किसी को पिस्टल, बंदूक या फिजिकल थ्रेटन के द्वारा जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। अनडिव इन्फ्लुएंस क्या है कि अपनी अथॉरिटी, अपना पावर के बेस पे, अपने पोजीशन के बेस पे कुछ गलत करवाना। जैसे कि आप डॉक्टर है, अब आप मरीज है तो वो बोलेगा कि नहीं ये 1 लाख का ही दवा लगेगा, तो आपको मजबूरन लेना पड़ेगा। आप एक टीचर है, अब आप जबरदस्ती कहिएगा अपने स्टूडेंट को कि इतना लाओगे तभी इतना मार्क्स देंगे, तो ये भी क्या है, वो अपने पावर का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया अनडिव इन्फ्लुएंस। इसमें बंदूक गोली नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोर्सियन में बंदूक गोली दिखाया जाता है आपको। चलिए, यूनिलेटरल बाइलेटरल मिस्टेक, जब मिस्टेक दोनों साइड से होती है तो बाइलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक जब मिस्टेक एक पार्टी किया हो। बाइलेटरल मिस्टेक में वो भी चीजें हम पढ़े थे जिसमें था मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसका मेजर डिफरेंस यही है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में खुद एक पार्टी को नहीं पता होता, इंटेंशन उसका नहीं होता सामने वाले को फ्रॉड करने का, यानी सामने वाले से किसी चीज को हाइड करने का इंटेंशन नहीं होता, यानी कि जो डिफॉल्ट होता है किसी भी सामान में वो जो है दोनों पार्टी अननोन होते हैं। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होता है कि एक पार्टी नोन होती है और उसे पता होता है कि इस चीज में ये फ्रॉड है, ये चीज जो है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, और उसका जो इंटेंशन होता है वो सामने वाले को डिफीट करने का होता है। ठीक है, फ्रॉड में आपको सच्चाई पता रहती है कि सामान में गलती है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता नहीं रहता। किसी भी पार्टी को नहीं पता है कि कुछ गलती है सामान में। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा जो है गाड़ी सही है, ले जाओ, इतने में ले जाओ, वो ले लिया। अब मुझको भी नहीं पता था कि उसका जो है वो अच्छे से इंडिकेटर काम नहीं करता, उसे भी नहीं पता था, बाद में पता चला, तो मैं भी बोलूंगा कि भाई देखो मुझे भी नहीं पता था, सॉरी, कुछ जो है वो डैमेजेस ले लो। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉड में क्या था कि मुझे पता है कि बल्ब खराब है, फिर भी मैंने बोला अरे बल्ब सब सही है, ले जाओ आराम से, तो ये फ्रॉड हो गया। ऑल एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, देखिए कह रहा है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, किसी को बिजनेस करने से रोकना ये वॉइड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ केसेस में आप रोक सकते हैं। कब? मान लीजिए आप किसी को पार्टनरशिप में रखे हुए हैं कि तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे, तो क्या वो फिर किसी और में भी बिजनेस करेगा, किसी और में पार्टनरशिप जाकर करने लगेगा दूसरा बिजनेस? तो आप नहीं करने रोक देंगे, नहीं तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में हो तो तुम मेरा ही बिजनेस करोगे, तो यहाँ पे आप दूसरे बिजनेस करने से उसे रोक रहे हैं। वैसे ही अगर आपने गुडविल किसी को दिया है, किसी को बेच दिया है गुडविल, तो उससे भी आप कहेंगे कि देखो भाई मैंने अपना तुमको गुडविल दिया है, इसका मिसयूज मत करना, ठीक है, ऐसा बिजनेस जो है बाहर भी मत करना। तो ये दो केसेस है, एक तो कि बिजनेस आप करवा रहे थे फर्म में, तो उसको दूसरा बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, ये लीगल चीज है कि हाँ भाई मैं तुमको अगर यहाँ पे ज्वाइन करके रखा हूँ पार्टनर, तो तुम और भी क्यों रहोगे। दूसरी बात कि अगर मैंने किसी को गुडविल दिया है तो उसको सेम बिजनेस कैरी नहीं करने देंगे कुछ टाइम, लेकिन देखो भाई कुछ टाइम पहले रुक जाओ, मेरी इज्जत की बात है, मैंने तुमको रेपुटेशन दिया है, ठीक है। एग्रीमेंट और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड तो है मोस्टली केसेस में, लेकिन ये दो केसेस में वॉइड नहीं है, यहाँ पे आप इंपोज कर सकते हैं। आगे आइए, आगे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। साइलेंस, मान लीजिए कि आप एक सेलर है और मैं एक बायर हूँ, मैं सामान खरीदने गया, मैं बोला कि ये चीजें दे दो, तो आपने दे दिया। मैं आपके पास घोड़ा लेने गया, मैंने कहा ये घोड़ा दे दो, घोड़ा आपने दिया 1 लाख में, मैं चला आया, बाद में पता चला कि घोड़ा जो है वो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वो अच्छा से नहीं देख पाता, तो मैं गया कि आप जो है इसको रख लीजिए, आपने फ्रॉड किया मेरे साथ, ये तो ऐसे ऐसे दिखता ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, आपने मुझसे पूछा थोड़े था, तो मैं चुपचाप रहूंगा। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, आप जब तक मुझसे पूछेंगे नहीं मैं चुपचाप रहूंगा और वो फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है, ये सेलर साहब कहेंगे। तो मेयरली क्या देखा जाता है कि आप चुपचाप हैं तो वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा गया हो, आपका ड्यूटी टू स्पीक है, फिर भी आप चुप हैं, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा है कि घोड़ा कैसा है, फिर भी मैं अगर चुप रहता हूँ, आप एक बायर है मैं एक सेलर हूँ, मैं घोड़ा बेच रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछे कि घोड़ा कैसा है, अच्छा है ना, तो मैं चुपचाप हूँ। अब आप खरीद कर चले गए, बाद में खराब निकलेगा तो आप मुझ पर क्लेम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप यहाँ पे फ्रॉड उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मतलब एक सेलर फ्रॉड
तभी माना जाएगा जब आपने उससे पूछा हो और वो नहीं बोला हो। तो दो केसेस होते हैं जहाँ पे मेयर साइलेंस इज फ्रॉड, साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। कब? जब बायर ने आपसे पूछा है तब, या फिर आपका कोई ड्यूटी टू स्पीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपका बेटा है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी बातें हैं और वहां पे आप चुप रहते हैं, तो वहां पे आपको चुप नहीं रहना, सब कुछ सच्चाई बता देना है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा अगर आप नहीं बताते। लेकिन बहुत सारे केसेस में आप चुपचाप रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कब तक आप चुपचाप रहेंगे तो फ्रॉड नहीं होगा? जब तक बायर जो आपसे ना पूछे या बायर खुद आपका बेटा ना हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केसेस में जो है वो आप चुपचाप रहते हैं तो कोई दिक्कत। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होता है। तो कुछ केसेस बताइए जहां साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। साइलेंस तब फ्रॉड हो जाता है जब आपका ड्यूटी टू स्पीक होता है, आपको बोलना था फिर भी आप चुप रह गए एज ए सेलर, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे बाद में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है गुड्स में। तो जैसे फिडुशियरी रिलेशनशिप, आपका बेटा जो है वो पूछ रहा है किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में, आप नहीं बता रहे, आप चुपचाप है वहां पे, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आप बता ही नहीं रहे कि टर्म क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप जो है फ्रॉड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज है आप चुपचाप, आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपने गलती किया है। तो ये सब कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आप चुपचाप रहते हैं तो प्रॉब्लम है। वहीं पे है कि चुपचाप अगर आप रहते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप बोले, कब? मान लीजिए मैंने एज ए बायर आपसे पूछा कि भाई अगर आप चुपचाप रहे तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा सही नहीं है या फिर ये घोड़ा सही है। तो ऐसा अगर हमने मान लिया कि ये घोड़ा सही है, अगर आप चुपचाप हैं यानी कि आप हाँ कह रहे हैं, मैंने ऐसा कर दिया कि भाई क्या ये घोड़ा सही है, फिर भी सेलर चुपचाप है, तो मैंने कहा कि अगर आप चुपचाप रहेंगे तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा सही है, और अगर ये सही नहीं हुआ तो आप फ्रॉड हो जाओगे। तो फ्रॉड हो जाएगा यहाँ पे। तो चुपचाप है फिर भी समझिए कि वो स्पीच है, वो बोला है इस चीज को। आगे आइए, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश सक्सेशन एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट में लाइबिलिटी नहीं असाइन होता, सक्सेशन जो है आपको जनरेशन वाइज मिलता है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ भी नया कर देना, अल्टरेशन मतलब कुछ चेंजेस ला देना। ठीक है, रिसेशन और अल्टरेशन चेंजेस का ही मतलब होता है कि ओल्ड खत्म होता है। आगे आइए, बोले कि स्टेट द रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट इंडिकेटेड। मान लीजिए कि मेरे पास डेटर है, बोला कि मैं तुमसे 10,000 जो लिया था ना 24 तारीख को, तो ये लो 10,000 24 तारीख को सेटल करो, तो मैं 24,000 वाला ही सेटल करूंगा। अब अगर उसने ऑर्डर नहीं इंडिकेट किया कि कौन सा सेटल करना है, 10,000 रुपये दिया और वो मुझसे 50,000 का सामान लिया गया है और 10-12 बार ले गया है, तो जो अमाउंट उसने जब भी ले गया है, मैं एज पर टाइम उसको सेटल कर सकता हूँ कि हाँ पहले ये वाला डेप्ट है, पहले उसको हटा देता हूँ 10,000 से। ऐसे ऐसे कर सकते। तो अगर उसने बता दिया कि भाई मैं तुमसे 10 बार ले गया हूँ, तो पहला वाला सेटल करो, तो पहला वाला सेटल करेंगे। और अगर वो कुछ नहीं बोला तो अपने अनुसार जो है जो ठीक लगे उसे हम सेटल कर लेंगे। लॉ कहता है कि पहले वाला, पहले जो लिया था उसको पहले सेटल कीजिए अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, वाई इंसॉल्वेंट हो गया, 1/5 वो डेप्ट पे कर पाया अपना, ठीक है। बाद में एक्स जो बचा हुआ था, एक्स और जेड, तो उसमें से एक्स जो है सारा पैसे दे दिया बेचारा। तो अब बताइए वो जेड से कितना रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए एक्स टोटल कितना पे किया होगा। यहाँ पे ज्वाइंट प्रोमिसर की बात है कि अगर आप ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, एक्स वाई जेड तीनों ज्वाइंटली प्रोमिस किए हैं ना, तो आप इक्वली लायबल होंगे। तो वाई साहब तो खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने 20,000 दे दिया, यानी कि 3 लाख का जो पे करना था उसमें 20,000 वाई का है, तो 2,80,000 एक्स का होगा क्योंकि एक्स ने सारा पेमेंट किया। तो 2,80,000 टोटल एक्स पे किया है, तो उसका हाफ जो है वो जेड से रिकवर करेगा, यानी कि 140 जो है वो रिकवर करेगा। आगे आइए, एक्स वाई जेड एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। एक्स हैड टू सप्लाई 50 टन जो है वाई को सप्लाई करना था। वाई को जो है 50,000 एडवांस जो है वाई दे दिया है किसको? एक्स को, कि हाँ भाई मैं तुमको जो है 10 दिन के अंदर मुझको सप्लाई कर देना, इतना शुगर, ये लो 50,000। लेकिन बाद में क्या होता है कि जिस रोडवे से सामान भेजना था एक्स को, वो रोडवे खराब हो गया और वो सामान नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, 15 दिन के अंदर तक नहीं वो पहुंचा पाए। सोचिए 10 दिन का ही टाइम था, 15 दिन हो गया अभी तक नहीं पहुंचा पाए। मिस्टर एक्स जो है वो बोले कि 20 तारीख को कि आप अपना सामान ले जाइए, तो वाई बोलता है कि नहीं मैं नहीं लूंगा। और एक्स से साहब क्या कहता है कि मुझे 10,000 दो, तुम मेरा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं तो तुमको सेंड कर रहा हूँ शुगर ना बाद में। तो और क्या बोल रहे हैं, विच वाज नॉट देयर विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज नहीं लिखा गया था कि बाय एक्स जो है वो क्लेम करेंगे कोई कंपेंसेशन लेट होने पर। ऑन द अदर हैंड वाई कह रहे हैं कि मुझे 50,000 दो जो मैंने एडवांस दिया था। तब आप बताइए कि क्या होगा इसमें। इस केस में यही होगा कि इम्पॉसिबल हो गया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया था। कैसे? एक ही रोडवे था जिसके थ्रू जो था वो सामान पहुंचाना था, ठीक है। अब वो रोडवे ही खत्म हो गया तो सामान तो नहीं पहुंचेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो नहीं पाएगा। तो जो भाई साहब ये 50,000 लिए थे एडवांस एक, उसको रिटर्न कर देना चाहिए। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी उसमें ये चीज नहीं मेंशन था कि आपको कॉम्पेंसेशन 10,000 का मिलेगा सेलर साहब को, तो 10,000 सेलर साहब को नहीं मिलेगा। ये तो खुद ऑलरेडी 50,000 एडवांस लिए थे, तो ये एडवांस लौटा देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो रहा ही नहीं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, वो लौटा देंगे 50,000 रुपए। अब देखिए, एक है मिस्टर रीच एस्पायर टू गेट सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट। मिस्टर रीच जो है वो गए हैं किसके पास, एक गए हैं आर्टिस्ट के पास अपना जो है
प्रोटेक्ट बनवाने के लिए, जिसका नाम है मिस्टर सी, वो एक आर्टिस्ट है। बाद में क्या होता है कि मिस्टर सी जो है आपकी 50,000 एडवांस ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं जो है वो बना दूंगा तुम्हारा तस्वीर। बाद में क्या होता है कि वो टाइम देते हैं 3 महीने का, 3 महीने के बाद आइए आपका बना दूंगा। जब बाद में ये जाते हैं कौन, मिस्टर रीच साहब अपना पेंटिंग के लिए कि बना कि नहीं, उनको पता चलता है कि बनाने वाला पैरालाइज्ड हो गया है। लीजिए, तो मिस्टर सी जो है एक बेटा है किसका, मिस्टर मिस्टर सी का जो है वो बेटा है मिस्टर के, ठीक है, जो कि बेचारा अभी पढ़ रहा है और उसके पास कुछ भी अपने बाप की तरह नॉलेज नहीं है, मतलब वो आर्टिस्ट नहीं है। तो बोला है क्वेश्चन में कि कैन मिस्टर रीच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्ट वर्क इन ल्यू ऑफ हिज फादर। अब बताइए, कह रहा है कि बेटे को वो कह सकते हैं जबरदस्ती कि देखो भाई तुम मेरा जो है वो पोर्ट्रेट बनाओ, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास था तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वो है तो परफॉर्म भी वही करेगा। अगला, कुड मिस्टर रीच आस्क मिस्टर के फॉर रिफंड। अब बताइए, बेटे से रिफंड मांगेगा 50,000? नहीं, जिसको आप दिए थे उससे मांगेंगे ना, एडवांस थोड़े आप किसी और से मांगेंगे। तो ये दोनों केसेस में नहीं नहीं होगा, एडवांस भी नहीं नहीं वो मांग सकते उसके बेटे से क्यों मांगेंगे भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सी के साथ था। और कैन नॉट आस्क मिस्टर के, और बेटे से ये भी नहीं कहेंगे कि अब तुम मना कर दो, बाप नहीं बनाया। तो अगला ये, मिस्टर सोनूमल और वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइडेड लोन दिया है 80,000 का दतुमल को। कौन, सोनूमल। द बरोबर दतुमल जो है आज फर्दर लोन, वो बोले कि 1.5 लाख और मुझे लोन दो। सोनूमल बोले कि ठीक है दे देता हूँ, तो मैं तुमको जो है 28 फरवरी को 1 लाख दे देता हूँ और 50,000 जो है 3 तारीख को देता हूँ। तो उन्होंने कितना लोन दिया है, एक्चुअली उन्होंने 3 लोन दिया है। एक तो पहले ही दिए थे 80,000, कब दिए थे, 26 फरवरी को, फिर दिए 28 फरवरी को 1 लाख, फिर दिए 3 मार्च को 50,000। तो बाद में क्या है, दतुमल जो है 75,000 रुपए दिए हैं किसको, सोनमल को, और बोले हैं कि 50,000 वाला सेटल कर दो। यानी कि जो 50,000 जो ये वाला लिए हैं लास्ट में 3 मार्च को, यानी सबसे लास्ट वाला सेटल करने के लिए कहें तो वो कर सकता है सेटल, जैसा इंडिकेशन मिलेगा वैसा सेटल करें। लोन टेकन ऑन 3/3, ठीक है। एंड बैलेंस अगेंस्ट 26, बैलेंस जो बच जाएगा यानी कि 25,000, उसको जो है वो 26 फरवरी वाला यानी कि ये वाला 80,000 वाला सेटल कर लेना, और बाकी का 55,000 तुम्हारा बच जाएगा और 1 लाख ये बच जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेदर द कंटेंशन मिस्टर दतुमल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, वो जो चाहे इंडिकेशन दे सकते हैं। जैसे कि पहले वो 3 बार डेप्ट लिए हैं, लेकिन वो बोले कि पहले तुम 50,000 सेटल करना भाई, 75,000 दे रहा हूँ, तो ठीक है 50,000 सेटल कर लेंगे सेलर साहब, सोनमल सेटल कर लेंगे 50,000। फिर बोला कि बैलेंस को जो 26 फरवरी वाला सेटल करना है, 26 फरवरी को कितना था 80,000, वो सेटल कर लेंगे तो बचेगा कितना 55,000, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी बैलेंस बचा रहेगा। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। कह रहा है कि अगर बोरोवर कोई ऑर्डर नहीं देता तो क्या होता, तो 50,000 जब जैसे ही वो 75,000 दिया था ना, तो सेलर क्या करते, ये सेलर जो है पहले डिप अपना 80,000 सेटल करते और बाकी 15,000 से जो 1 लाख वाला था उसको सेटल कर लेते, और बाकी 85,000 और 50,000 बाकी रहता। वैसे ही थर्ड बोला है कि अगर व्हाट वुड बी मोड ऑफ एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन, अगर पेमेंट का केस ना सोनूमल को डिसाइड किए और ना दतुमल, दोनों कुछ नहीं, तो लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि शुरू वाला पहले सेटल कीजिए। तो 50,000 से पहले 80,000 वाला, 75,000 से 80,000 वाला सेटल कर देता पूरा, और 5,000 बन जाता, 5,000 वो बन जाता, 1 लाख ये बन जाता, फिर 50,000 ये बन जाता। यही है टोटल। आगे आइए, डैमेजेस आर कंपेंसेटरी नॉट पीनल। अगर आप डैमेजेस के लिए गए हैं तो वो डैमेजेस जो है आपको कंपेंसेट कर सकते हैं, जो एक्चुअल डैमेजेस आपको हुआ है नेचुरल अराइजिंग, जो एक्चुअली में आपको लॉस हुआ है अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से या किसी भी गुड्स से, तो उसको आप कंपेंसेशन मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत बड़ा अमाउंट था, 10,000 का सामान खरीदने गए, ठीक है, टीवी लिए, टीवी थोड़ा सा खराब निकल गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे 2 लाख का अमाउंट चाहिए, तो पीनल नहीं हो सकता। पीनल मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है, आपको जो एक्चुअली में लॉस हुआ है वही लॉस आप क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज पे कमेंट करना था। 5 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, एम लिमिटेड जो है वो शांति ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किस किस चीज का, टू डिलीवर मशीनरी टू देम बाय 30 चौक फॉर 11.50 लाख की। देखो भाई, एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है शांति लीडर से कि जो है मुझे 11.5 लाख में मशीनरी चाहिए। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर। एम लिमिटेड जो है वो शांति ट्रेडर को नहीं दे पाया, मतलब शांति ट्रेडर जो है वो उसको देना था कितना का, 11.5 लाख का मशीनरी किसको देना था, शांति ट्रेडर को, लेकिन वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि लेबर स्ट्राइक हो गया इसकी कंपनी में, एम लिमिटेड में। तो बाद में क्या हो गया कि शांति ट्रेडर जो है प्रोक्योर द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, दूसरे मैन्युफैक्चरर से 12.75 लाख में खरीदा। बताइए 11.75, 11.50 में इसी से मिल रहा था, किससे मिला था, एम लिमिटेड से। अब एम लिमिटेड नहीं दे पाया कि मेरा तो स्ट्राइक चल रहा है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा हो गया उसके साथ, और बाद में जब वो बेचारा खरीदने गए शांति ट्रेडर तो उनको 12.75 लाख देना पड़ा। ड्यू टू दिस शांति ट्रेडर वाज आल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम performing contract which it had made with Genesis Trader at the time of contract with AM Limited
वे आर कंपेल्ड टू पे कंपेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि इनको जो 30 को कॉन्ट्रैक्ट किए थे पे खरीदने के लिए मशीनरी 11.50 लाख का, ये किस लिए किए थे? ताकि वो जेनिथ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो फुलफिल कर पाए। कौन? शांति ट्रेडर। शांति ट्रेडर का जेनिथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था मशीनरी का, तो ये बोले कि मशीनरी के लिए एम लिमिटेड से मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं और इनको दे देते हैं। लेकिन क्योंकि एम लिमिटेड को जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, तो जेनिथ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे भाई साहब शांति ट्रेडर, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, उसका भी जो है वो बेचारा कंपेंसेशन दिए कि लो भाई अब तो 30 तारीख को दिया ही नहीं, तो हम क्या करें, लो तुम कंपेंसेशन ले लो। बाद में बोला कि एडवाइस शांति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन व्हिच ही क्लेम फ्रॉम एम लिमिटेड। कह रहा है कि एम लिमिटेड से वो कितना अमाउंट ऑफ जो है वो कंपेंसेशन ले देंगे। तो देखिए कंपेंसेशन इनडायरेक्ट का तो मिलता नहीं है, जो इनडायरेक्टली अराइज होता है, और जो डायरेक्टली नेचुरली अराइज हुआ है उसी का मिलता है। तो देखिए एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल डैमेजेस 11.50 लाख में बेचारा खरीद रहे थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला 11.50 लाख में नहीं दे पाया सही टाइम पे, तो उनको खरीदना पड़ा 12.75 पे, यानी कि 1.25 ज्यादा है, 1,25,000 ज्यादा में, तो 1,25,000 ज्यादा क्लेम करेंगे एम लिमिटेड से कि तू परफॉर्म नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो चलो तुम दो। 1.25 लाख आराम से वो क्लेम करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी बियर कर चुके हैं एक थर्ड पार्टी को भी कंपेंसेशन, तो सब कुछ जोड़ जाएगा, इसे एक्सपेंशन ले लेंगे। आगे आइए, एक्स फाउंड, एक्स को एक वॉलेट मिलता है रेस्टोरेंट में, तो क्या करता है, पता करता है कि रियल ओनर कौन है, लेकिन रियल ओनर नहीं मिल पाता था, इसके लिए वो क्या करता है कि जो मैनेजर है उसको दे देता है कि रखे रहिए जब तक ट्रू ओनर नहीं आ जाता। फिर कुछ दिन के बाद जब वो आता है वहीं पे रेस्टोरेंट में, तो पता चलता है कि अभी भी वॉलेट वहीं पे है, और मैनेजर जो है कहता है कि मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, तुम तो मेरे पास जमा किया था, तुम्हारा थोड़े, ये तो किसी और का है। तो बोल रहा है कि बताइए क्या एक्स जो है वो वॉलेट को रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वॉलेट फर्स्टली कौन लिया था? एक्स। एक्स जो लिया था वो गुड फेथ में लिया था, ठीक है। तो जिसके पास जो किसी भी गुड्स का पोजीशन होता है, तो उसके पास जो राइट है वो होता है, ठीक है। तो वो राइट को जो है वो ले सकता है, राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा, वो फाइंडर ऑफ गुड्स है, तो गुड्स को है जो है वो रिटेन कर लेगा, यानी अपने पास वो रख सकता है। तो एक्स जो है वो वैलेट को रिकवर कर सकता है मैनेजर से, क्यों? क्योंकि यही रियल फाइंडर ऑफ गुड्स था। अब एक्सप्लेन कीजिए, सेल एंड हायर परचेज। सेल में डायरेक्टली सामान जो है सेल हो जाती है, ओनरशिप रिस्क सब ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हायर परचेज में तुरंत सेल नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, और यहाँ पे जो है रिस्क तुरंत पास नहीं होता है। अगला देखिए, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब है कि फाइनल सेल, जहाँ पे जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल है, यहाँ पे अभी भी जो है वो लीगल रिलेशन जो है क्रिएट नहीं हुआ रहता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहता है। यहाँ पे आप इसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। आगे आइए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कंडीशन होता है, कंडीशन मतलब क्या है, जो किसी भी गुड्स में मेन चीज हो, तो वो भी अगर टूट जाना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। कब ऐसा होगा? ऐसा तब होगा जब मान लीजिए कि मैंने मोबाइल लिया, ठीक है, डिस्प्ले का वर्किंग जो उसका मेन कंडीशन हो गया कि वो अच्छा काम करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि वो खराब होता है, तो हम क्या कहते हैं कि चलो डिस्प्ले ही तुम्हारा खराब था तो मेरा पैसा वापस लाओ, तो वैसा करना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो पैसे नहीं ले सकते हैं। कब नहीं ले सकते हैं? जब वो खुद ही मान लेंगे, मान लीजिए कि चलो भाई डिस्प्ले खराब ही है ना, चलो कुछ पैसे मुझको दे दो या कम पैसे में मुझको दे दो। तो कुछ कुछ केसेज ऐसे हैं जहाँ पे वो कम प्राइस पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कौन? बायर साहब। तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन है सिंपल सा, समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस किस केसेस में खत्म नहीं होता, जबकि कंडीशन का ब्रीच होता है फिर भी खत्म नहीं होता। तो जब आप खुद मान लिए कि जो ब्रीच है वो ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो ये खत्म नहीं होगा। या फिर अगर वो कोई आप सामान लिए थे वो नॉन सेपरेबल था, ठीक है, अलग अलग नहीं किया जा सकता था, और आपने अलग अलग उसको कर दिया, यूज कर लिया, तो अब जो है, और वो खराब था और आपने यूज भी कर लिया, तो क्या आप उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर पाएंगे? नहीं खत्म कर पाएंगे, भले ही वो मेन चीज था, सामान ही गलत है आपका, लेकिन आप उसको यूज कर चुके, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन था वो साइन ही रहेगा। आप जाकर ये नहीं कर सकते मेरा पूरा पैसा वापस दो। दो तीन ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर लॉ भी कह देता है कि नहीं तुमको इसको जो है ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानना, तो ब्रीच ऑफ वारंटी ही आप मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी भी अवॉइडेड रहेगा, मतलब वॉइड नहीं होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रहेगा। अगर आपने अनसेपरेबल था और उसको आप यूज कर लिए, तो उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने खुद ही उसको मान लिया ब्रीच ऑफ वारंटी, तो ब्रीच ऑफ वारंटी ही रह जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी भी वैलिड रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी खत्म होता है जब हम उसको मान लेते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है और ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं है, यानी कि ब्रीच ऑफ वारंटी के सारे केसेस यहाँ पे लिखना था, यानी कि कंडीशन को आप वारंटी मानेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म नहीं होगा। यही ना पूछा कि कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म नहीं होता है, जबकि वारंट आपके पास कंडीशन खत्म हो चुका है फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म नहीं होता। कब? जब आप खुद मान लिए कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी था, या फिर आप पूरा गुड्स ही यूज कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा आप कर चुके हैं जिससे उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देगा, वॉइडेड नहीं बना पाएगा। या लॉ कहता है कि ये वैलिड है, आप इसको कंडीशन नहीं मान सकते। आगे आइए, व्हाट इज मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर। देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब पोजीशन का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, ठीक है।
अब इसके मोड्स क्या क्या है, एक्चुअल डिलीवरी जहाँ पे आप सामान लिए और लेकर घर आ गए, तो ये क्या हो गया एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अगर गोदाम में कोई चीज पड़ा हुआ है, ठीक है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, आपका ऑनरशिप दे दिया, बोला कि आप ले लीजिए, तो वहाँ पे पोजीशन का ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ऑनरशिप आपके पास आ चुका है। सिंबॉलिक ट्रांसफर, जहाँ पे आपको चाबी दे दिया गया, बोल दिया गया कि वो घर आपका है, तो यहाँ पे जो है कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पे टोकन देकर आपको जो है दे दिया गया ऑनरशिप। व्हाट इज मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियर टेम्पटर, सेवियर टेम्पटर क्या कहता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब सेवियर टेम्पटर का कहना है कि अगर सामान आप खरीदे हैं तो एज ए बायर आपका ड्यूटी है कि आप वहां पे पूछिए कि सामान सही है या गलत है। अगर आप वहां पे नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं पूछे हैं, तो मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, ये भी कैसे जाएगा, वो फ्रॉड नहीं है, सामने वाला सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये कहता है सेवियर टेम्पटर कि सेलर रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होगा। अगर अपने सामान गलत ले गया है तो आपको पूछना चाहिए था पहले। लेकिन कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा खराब गुड्स के लिए। कब, जब मान लीजिए कि सेलर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मुझे एज बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मुझे यही सामान चाहिए, और अगर आप उसका गलत सामान देते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेलर को जो है एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेंगे। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, अगर मैंने सैंपल दिया कि ऐसा सामान चाहिए भाई, और मैंने कुछ बता भी दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन और सैंपल से वो मैच नहीं किया तो सेलर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन सेवियर टेम्पटर क्या कहता था कि सेलर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर उसने सैंपल दे दिया हो बायर ने तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, और उसने सैंपल दे दिया हो, डिस्क्रिप्शन दे दिया हो, सामान अगर आपने अच्छा नहीं दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और जैसा क्वालिटी वो चाहता है मर्चेंटेबल क्वालिटी, यूजेबल क्वालिटी में होनी चाहिए। ये सारे केसेस थे जिसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एक्सेप्शन था। एमएस वर्ड्सवर्थ एंड एसोसिएट एक फर्म है जो डील करता है होलसेल एंड रिटेल के साथ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियन वुडन लेग्स, ये सब का इनका काम है। और टीक वुड्स, बर्मा वुड, ये सब जो है वो मैंगो वुड्स, ये सब उनके पास होता है। ठीक है, किसके पास, एमएस वर्ड्सवर्थ एंड एसोसिएट कंपनी के पास। एक मिस्टर दास है जो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे वुडन लेग चाहिए स्पेसिफिकली, और वो ये भी बता देते हैं कि 8 फीट लॉन्ग होनी चाहिए और 4 इंच अब्रोड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे कारपेंटर बोला है मेरे घर में लगाने के लिए। मिस्टर दास सब कुछ मेंशन कर दिए कि कैसा हमको चाहिए, और वो फिर घर पे आ जाते हैं। बाद में क्या होता है कि द शॉप शॉप ओनर एग्रीड एंड रेंट द वुडन पीसेस, बाद में जो है ऑनर जो है एमएस वर्ड्सवर्थ वाले वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा। लेकिन जब घर पे आते हैं मिस्टर दास, तो उनका कारपेंटर बताता है कि जो उन्होंने सामान प्रोवाइड किया है ना, वो अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा है, वो अनसूटेबल है। तो फिर क्या बोलता है कारपेंटर कि जाइए मिस्टर दास साहब, आप इसको रिटर्न कर दीजिए, एमएस एसोसिएट को बोलिए कि आपने जो है वो 4 इंच और 8 फीट वाला अच्छा नहीं दिया है। तो देखिए क्या होता है कि शॉप ओनर के पास जैसे वो जाते तो शॉप ओनर कहते कि नहीं नहीं, मैं इसे रिटर्न नहीं लूंगा, आपने जैसा कहा था स्पेसिफिकली आपके लिए ही बनाया था मैं, अब ये बिक भी नहीं पाएगा किसी और के पास। तो आपको बताना है, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ बायर एज वेल एज सेलर। तो बायर का ड्यूटी क्या है, बायर का ड्यूटी ये है कि आप अपना सब कुछ जो है स्पेसिफिकली बता दीजिए, अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और सब कुछ इंस्पेक्ट कर लीजिए। और सेलर का रिस्पॉन्सिबल क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सैंपल डिस्क्रिप्शन उसे सामान देनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मिस्टर दास जो है वो अपना पैसा ले पाएंगे। देखिए मिस्टर दास जो है अपना पैसा ले पाएंगे क्योंकि वो अपनी स्पेसिफिकली सब कुछ बता चुके थे कि मुझे ऐसी चीजें चाहिए। तो अगर उन्होंने सैंपल डिस्क्रिप्शन दे दिया था, सेवियर टेम्पटर के जो एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे आइए। मिस्टर गीता जो है वो लोकल राइस में जाती है, जो होलसेल है, और कहती है कि 100 केजी बासमती राइस मुझे दीजिए। शॉपकीपर कहता है कि 125 रुपए पर केजी है। वो कहती है कि ठीक है दे दो। वो ले लेती है, एंड शी लाइक टू सी द सैंपल ऑफ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू हर। वो सैंपल भी चेक कर लेती है कि क्या उसको प्रोवाइड किया जाता है बिफोर सी एग्रीड अपॉन सच परचेज। परचेज करने से पहले वो जो है मैच कर लेती है सैंपल देकर। ठीक है, शॉपकीपर जो है उनको सैंपल भी दिखा देते कि ऐसा है। ठीक है, सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटायर लॉट, और जैसा वो सैंपल लाई थी उससे मैच कर जाता है सारा राइस। अब वो खरीद ली, एग्जामिन कर ली, without considering the fact that even though sample was the of basmati rice but contained a mix of long and short। कह रहा कि उसने कुछ नहीं देखा कि छोटा है या बड़ा उसका है, उस वो बस देखिए कि हाँ सैंपल से मैच कर रहा है, चुपचाप मैच किया, कोई कि हाँ मुझको दे दो। लेकिन जैसे वो घर पे आई तो उनका जो मेड था वो कंप्लेन किया कि ये डिश जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है और उस वैसा टेस्ट नहीं दे पाएगा जैसा मैंने आपको बताया था, तो वो सेम क्वालिटी का भी नहीं है। जबकि मिस गीता जो है वो तो वहां पे सब कुछ मैच की थी। तो अब मिस्टर गीता जो है वो केस करना चाहती है कि सेलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसको एलिज करती है कि वो सब कुछ गलत किया है। तो बोल रहा है कि क्या सक्सेसफुल हो पाएगी, देखिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि जब वो मैच कर रही थी, वो सैंपल दी, तो सेलर जो था वो अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेलर का होता है कि एज पर सैंपल प्रोवाइड किए थे, एज पर सैंपल ही वो प्रोवाइड किया था। तो जो वो चेक की थी, तो ये उसकी गलती है कि उसने गलत चीजों को क्यों एक्सेप्ट किया। जैसे लॉन्ग और शॉर्ट दो दो उसमें राइस थे, वो सारी चीजों को जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, मिक्स को ही एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मिक्स को। फिर द बेसिक लॉ ऑन सेल बाय सैंपल, अगर सेम सैंपल कोई दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग सेल होना चाहिए।
नहीं तो वो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये है। अगला, डिसाइड द फेट इन द केस ऑफ ऑप्शन ओपन टू द बायर फॉर ग्रेवेंस रिड्रेसल एज पर। देखिए ऑप्शंस क्या होता है बायर के पास, वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर गीता स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज लेंथ। अगर वो लेंथ बता देती तब वो जो है वो क्लेम कर सकती थी, और लेंथ तो वो बता ही नहीं थी कि शॉर्ट चाहिए लॉन्ग चाहिए, तो शॉर्ट लॉन्ग सबका वो मिक्स दे दिया और वो शूट किया ही नहीं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बायर। क्यों? क्योंकि आप जैसा सैंपल दिए थे वैसा उसने दे दिया आपको गुड्स। आपको बताना चाहिए था ना कि हाँ शॉर्ट या लॉन्ग चाहिए, उसमें आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपने सैंपल सीधा देखा, आपने मैच किया, ले लिया शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे आइए, डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेल ऑफ गुड। देखिए पासिंग प्रॉपर्टी कब पास होता है? जैसे ही आप पेमेंट ले लिए और अपने सामान डिलीवर कर दिया तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुका है बायर को। अब देखिए केसेस कह रहा है कि नो प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। अगर सर्टेन गुड्स नहीं है, माने सामान अभी नहीं है, अभी हम सेल करने वाले जिस सामान का सामान अभी है ही नहीं वो चीज, तो क्या उस चीज में रिस्क जो है पास हो जाएगा? नहीं, रिस्क पास होगा। तो वही बोल रहा है कि रिस्क पास तब तक नहीं होगा जब तक आपका उसका जो है गुड्स असर्टेन ना हो, नोन ना हो। तो असर्टेन गुड्स में कब पास होगा? असर्टेन गुड्स में तब पास होगा जब वो नोन हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो, वहां पे पेमेंट हो गया और आपने उस सामान को रिस्क जो है वो पास कर दिया हो, यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स पास कर दिया हो, तो वो बायर के पास हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स है तो स्पेसिफिक गुड्स को स्पेसिफाइड कर दिया गया हो, बायर उसको देख लिया हो, जान गया हो, नोन टू द बायर हो गया हो, और बायर ने पे कर दिया हो और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया हो क्या डिलीवरी, तब जो है वो बायर के पास रिस्क जा चुका है। अनसर्टेन गुड्स में कैसे पास होगा रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए अनसर्टेन गुड्स है तो पहले तो उसको सर्टेन कीजिए, सर्टेन करने के बाद उसको लाइए डिलीवरेबल स्टेट में, और डिलीवरेबल स्टेट में लगाकर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसको जब आप सेल कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपका जो है वो ओनरशिप जा चुका है, रिस्क आपके पास से खत्म हो गया, रिस्क जो है बायर का है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, देखिए अब गुड सेंट ऑन अप्रूवल में क्या होता है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिला है सामने वाले से तब तक रिस्क जो है सेलर के पास होता है। जैसे ही अप्रूवल मिल गया, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया या उसको यूज कर लिया या उसको फिर उसने सेल कर दिया कहीं और, यानी कि वो एक्सेप्ट कर चुका था, तब जो है रिस्क उसी के पास चला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट। देखिए जैसे ही डिलीवरी होता है वैसे ही आप पेमेंट कर दीजिए, यही बात कर रहा है कि दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है। तो जैसे ही आप गुड्स को जो है एक्सचेंज जो होता है उसी को एक्सप्लेन करना है कि बायर सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है पेमेंट करे ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट रिसीव कर ले। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हैं ऐसा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख सकते हैं कि लेटर पेमेंट। तो दोनों जो है कॉन्करेंट कंडीशन होता है, मतलब दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है, दोनों को जो है वो परफॉर्म करना होता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो है वो पार्टी परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दोनों कॉन्करेंट होनी चाहिए एक ही साथ। ये कहाँ से रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स करके रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ पास होता है। मान लीजिए कि कोई पोजीशन सामान का चला गया, ठीक है, तो उसके साथ रिस्क चला जाता है। तो कब चला जाएगा? जब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखा हो कि मैंने जो है तुमको गुड्स और रिस्क दोनों दे दिया है, सामान आपके पास जा चुका है, पोजीशन आपके पास जा चुका है, तो वो जो है उसमें मान लिया जाएगा कि हाँ रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी में पास हो चुका है। लेकिन कुछ केसेस में जो है रिस्क पास नहीं होता। जैसे मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दिया, ठीक है, गुड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे है, तो रिस्क किसके पास होता है? रिस्क अभी भी सेलर के पास होता है। तो जब तक वो सेल नहीं हो जाएगा तब तक रिस्क जो है इसी के पास होगा। तो रिस्क प्राइम फेसी पास विद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो ओनरशिप इन द गुड्स होता है उसी से रिलेटेड है। पोजीशन जो है पोजीशन नहीं डिफाइन करता है कि जो है वो रिस्क पास हुआ। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स और रिटर्न बेसिस में पोजीशन तो किसी और को दे देते हैं, लेकिन अभी भी रिस्क हमारे पास ही होता है। तो रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ पास होता है, यानी प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप इन गुड्स के साथ रिस्क जाता है। जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। मान लीजिए कि मैं बायर हूँ, मैंने सामान खरीद लिया और सेलर ने बोल दिया कि आपका जो है वो रिस्क आपका हो गया, तो वो मेरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने लिख दिया कि आपका रिस्क है तो मेरा रिस्क हो गया। अगर आपने पेमेंट कर दिया है सेलर को और सामान खरीद लिया तो सारा रिस्क आपका हो गया। ठीक है, आगे आइए, स्टेट द रूल्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स रिलेटेड डिलीवरी ऑफ गुड्स से क्या क्या नियम है। व्हेन इट इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट, कोई भी अगर सामान आपको दिया जा रहा है तो अगर वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, तो मान लीजिए कि मैंने जो है वो कपड़े ऑर्डर किया, मुझको एक दिन पैंट दे रहा है, 3-4 दिन बाद शर्ट दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो क्या ऐसे देखिए लॉ तो कहता है कि नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में अगर आप दे रहे हैं तो गलती सेलर साहब कर रहे हैं, आपको तुरंत देनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते। और अगर जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एग्रीड किए कि इंस्टॉलमेंट में देंगे तब ठीक चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन इट इज इन एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, मान लीजिए कि अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी जो है वो दे दिया बायर को, मैं 4 किलो मंगाया आपने 10 किलो दे दिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर पेमेंट कर दूंगा ज्यादा के लिए, चलो भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ज्यादा पेमेंट ले लो। तो ये सारे केसेस होती है इसमें। आगे आइए, रिस्क प्राइम फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी वो तो जानेंगे कि रिस्क जो है पासेस विद प्रॉपर्टी के साथ पास होता है, पोसेशन के पास पोसेशन मतलब पोजीशन, जो सामान जिसके पास होता है, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क उसी के पास हो।
ओनरशिप के साथ रिस्क जाता है। मान लीजिए कि मैंने सामान बेचा रिटर्न बेसिस पे, तो उसके पास रिस्क अभी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ पोजीशन गया है, ओनरशिप उसके पास नहीं गया है। तो जिसके पास ओनरशिप होता है उसके पास रिस्क होता है। सेलर के पास है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, बायर के पास है तो बायर रिस्पॉन्सिबल। यही एक्सप्लेन करना था इसमें। नॉन ओनर जो है वो भी कभी कभी जो है बेटर टाइटल दे देता है, मतलब बेटर ओनरशिप दे देगा। मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट वाला कंपनी तो आकर मुझको वो सामने से बेचती नहीं है, वो भेजती किसको, कोरियर वाले से। तो क्या कोरियर वाला हमको ओनरशिप नहीं देता है? देता है, जबकि उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो वही बोला कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई मर्केंटाइल एजेंट में वो भी जो है आपको एक ट्रू टाइटल दे सकता है। एक ज्वाइंट ऑनर्स है, 4 ऑनर्स जो है वहां पे आपको बोले कि मैं 10,000 रुपए दूंगा, और उसमें से कोई एक भी आकर हमें दे देता है, तो मान लेंगे कि हाँ वो सही हुआ है, वो सही चीज दिया है। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कंट्रैक्ट। और मान लीजिए कि मुझे फाइंडर ऑफ गुड्स, मुझको कोई सामान मिला है, मैं तो एक्चुअल ओनर हूं नहीं, तो यहाँ पे मैं भी अगर सेल कर देता हूँ, जो तो जिसको मैं सेल करूंगा उसको गुड टाइटल मिलेगा, उससे कोई छीन नहीं सकता। डी जो है, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू ई। डी ने ई को सेल किया 5 लाख में, और 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया। अब ई साहब जो है रिफ्यूज कर दिया ड्यू डेट को टू पे फॉर इट, ठीक है। मिस्टर डी एज वेल सेल्स ऑफ गुड्स, क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डी जो है वो ई को सेल किए हैं, 5 लाख में सामान बेचे हैं, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ किए। बाद में क्या हुआ कि डी जो है उसको सामान दे दिए, किसको? ई को। और ई साहब जो कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे नहीं। तो अब बताइए कि स्टेट द पोजीशन एंड राइट ऑफ मिस्टर डी के पास क्या क्या राइट है। देखिए, सामान तो इसके पास से जा चुका है, ठीक है, डिलीवर्ड हो चुका है, तो इसके पास राइट ऑफ लीन तो होगा नहीं, नहीं हुआ ना, क्योंकि राइट ऑफ लीन होता है तब जब आपका पोजीशन हो। तो इसके पास क्या है? अगर सामान जो है अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा है, किसके पास? ई के पास, तो राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास पहुंच चुका है ई के पास, जैसा लिखा है कि मिस्टर डी डिलीवर द गुड, डिलीवर हो चुका है, तो वो अभी भी अनपेड सेलर है। और अनपेड सेलर्स का जो राइट्स है वो ये है कि डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है, उसके पास इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं, सारी चीजों के लिए वो केस कर सकते हैं, किसको? ई से, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वो खत्म कर सकते हैं कि देखिए मुझको पेमेंट नहीं मिला है, तो ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देंगे। यानी कि सारे जो पोजीशन जो बताना है राइट मिस्टर डी का राइट्स, तो उसके पास राइट यही है कि वो अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं, और उसके एक्सपेंसेस के लिए भी, डैमेजेस के लिए भी केस कर सकते हैं। किस पे? मिस्टर ई पे, क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रोक रहा है। मिस्टर जी जो है वो मिस्टर एच को कुछ सामान जो है वो सेल करते हैं, ठीक है, ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन द डे। लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो सामान दे दिए हैं, किसको दिए हैं? मिस्टर एच को। अब देखिए, द गुड्स वेयर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन। अब मिस्टर जी के गोडाउन में भी है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो हम पढ़े थे उधर ऊपर डिलीवरी, वो हुआ है। द गुड्स वेयर इंस्पेक्टेड बाई एच। अब एच जो अपना एजेंट को बोला और कहा कि जाकर इंस्पेक्ट कर लो, बोलो इंस्पेक्ट किया, देखे कि सब कुछ सही है, यानी पूरा गुड्स जो है जी अच्छे से दे दिया है। लेटर ऑन द ड्यूज वेयर सेटल इन द कैश। एच आया और पैसे दे दिया कि ले लीजिए भैया पैसा। तो जैसे ही पैसे लिए तो मिस्टर जी बोले कि अब अपना सामान भैया लेके चले जाइए मेरे गोडाउन से, नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क जो है वो आपके पास चला गया है, सिंपली आप समझिए। आफ्टर 1 डे एच डिड नॉट टेक डिलीवरी, डिलीवरी वो लिया ही नहीं मिस्टर एच। और बाद में क्या हुआ कि जी जैसे ही देखा कि पानी वानी पड़ रहा है, पानी का मौसम है, उस जी ने सारा सामान उसका उठाया और बाहर फेंक दिया कि जाओ, तुम नहीं ले जाओगे तो मैं थोड़ी इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने मुझे पेमेंट मिल गया है और तुमको मैंने ओनरशिप दे दिया, अब तुम समझो नहीं ले जा रहे हो तो मैं फेंक दिया, और पानी पड़ा तो सारा सामान खराब हो गया। अब क्या कह रहा है कि वो आए, डिसाइड हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव डैमेजेस। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस के लिए? देखिए, डैमेजेस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल मिस्टर एच ही होगी। क्यों? क्योंकि रिस्क जो है वो मिस्टर एच के पास जा चुका है जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया। तो पेमेंट जब कोई कर देता है तो रिस्क जो है उसके पास आ जाता है, ठीक है। मैं बायर हूं, मैंने कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट मैंने कर दिया, तो सामान तो मेरा हो गया ना, ओनरशिप मेरा, तो रिस्क पासेज विद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, रिस्क पासेज विद द ओनरशिप, सिंपल। तो ओनरशिप किसका हो गया था? एच का, तो एच रिस्पॉन्सिबल होगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ड्यूज वेयर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग? अगर ड्यू सेटल नहीं होता और सामान को जो है जी साहब फेंक देते तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? जी साहब ही रिस्पॉन्सिबल होते। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप तो उसके पास पास हुआ नहीं था। तो यही दोनों केसेस थे। आगे देखिए, स्टेट द वेरियस इसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स में क्या क्या जो है वो एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व है और कैसे इसको अप्रोप्रिएट कर। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अनसर्टेन गुड्स को सर्टेन गुड्स बनाते हैं। अनसर्टेन है यानी हैपनिंग में डिपेंडेंट है, उसको पहले हैपनिंग बनाते हैं। ये फ्यूचर गुड्स है, उसको सर्टेन बनाते हैं। सर्टेन बनाने के बाद क्या होता है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाते हैं कि हाँ ये बिकने लायक है कि नहीं। उसको क्वालिटी में बनाते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं, और फाइनली पेमेंट लेकर उसको जो है हम दे देते हैं, ठीक है। उससे एसेंट ले लेंगे कि हाँ तुम खरीदोगे कि नहीं, और उसके बाद हम उसको दे देते हैं। हु इज अनपेड सेलर? अनपेड सेलर कौन? जिसको पेमेंट नहीं मिला है वो अनपेड सेलर है। व्हेन ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन तभी वो यूज कर सकता है अगेंस्ट द गुड्स, जब गुड्स उसी के पास पोजीशन में हो। जब उसके पास से पोजीशन खत्म हो जा सकता है, खत्म हो जाएगा, तो वो कौन क्या यूज करेगा? वो यूज कर देगा राइट ऑफ स्टॉपेज। लेकिन एक्सप्लेन द रूल्स फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन बाय एन अनपेड सेलर। रूल्स यही है कि गुड्स जो है पोजीशन में हो, सेलर जो है वो अनपेड हो, बायर जो है पे करने के लिए रेडी नहीं हो, तो इन केसेस में जो है वो राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा।
आगे आइए, व्हेन एन अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन ends हिज राइट टू स्टॉप इन द गुड्स बिगिन। देखिए, मान लीजिए कि राइट ऑफ लीन जैसे ही खत्म हुआ, राइट ऑफ लीन कब खत्म होगा, जब सामान इसके पास से चला जाएगा। देखिए, राइट ऑफ लीन का मतलब है जब पोजीशन आपके पास है, जब आपके पास पोजीशन नहीं है मतलब कि सामान जा चुका है, तब राइट ऑफ लीन आपका खत्म हो गया। तब आपके पास एक और राइट बचता है, राइट ऑफ स्टॉपेज। अगर आप एक अनपेड सेलर है, आपको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो आपके पास दो राइट होता है, राइट ऑफ लीन। अभी अगर आपने सामान नहीं दिया है तो राइट ऑफ लीन यूज कर लीजिए, अपना सामान आपके पास रखिए। लेकिन अगर आपने सामान दे दिया है, वो अभी भी आपको पेमेंट नहीं मिला है और अभी वो सामान उसके पास नहीं पहुंचा है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज यूज करके उसको बीच में ही रोक सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि राइट ऑफ लीन जैसे ही खत्म होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म होता है। मान लीजिए स्टार्ट होता है, जैसे ही हमने सामान को इधर से भेजा, ठीक है, तो हमारा राइट ऑफ लीन खत्म हो गया। अब फिर पता चला कि नहीं नहीं वो तो पेमेंट नहीं करेगा मुझे, तो अब मैं राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर लूँ। तो राइट ऑफ स्टॉपेज कब होता है, वो राइट ऑफ लीन के बाद होता है। अब आप कहेंगे बात कैसे होता है, तो सिंपल, राइट ऑफ लीन आप तभी यूज कर पाएंगे जब सामान आपके ही पास हो और आपने बायर को कहा कि ठीक है तू मुझे पेमेंट दो तो मैं सामान दूंगा। वो पेमेंट नहीं दे रहा तो आप अनपेड है, तो आप उसको रिटर्न नहीं कीजिए सामान, तो राइट ऑफ लीन यूज कर लीजिए। राइट ऑफ लीन मतलब पकड़ के रखिए। राइट ऑफ स्टॉपेज, मान लीजिए कि बायर बोला कि मुझको सामान दीजिए ना, मैं दे देता हूँ आपको, सामान पहुंचवा दीजिए, तो मैंने पहुंचवा रहा हूँ और अभी तक जो है उसके पास सामान नहीं पहुंचा। तो जैसे ही मैं सामान पहुंचवा रहा था तो राइट ऑफ लीन तो मेरा खत्म हो गया, तो राइट ऑफ स्टॉपेज मेरे पास बच जाता है। आगे आइए, राइट ऑफ लीन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर। बिल्कुल, राइट ऑफ लीन जो है आपके पास अवेलेबल रहता है जब गुड्स का पोजीशन आपके पास है, आप अनपेड है, बायर जो है वो आपको देने के लिए तैयार नहीं, तो राइट ऑफ लीन यूज कर लिया। राइट स्टॉपेज आप यूज कर सकते हैं जब जो है सामान अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचा और आप अनपेड है, आपको पेमेंट नहीं मिला है और वो सेल करने की कोशिश कर रहा है उसको, जो पार्टी को पता है कि आपके पास राइट ऑफ स्टॉपेज अभी है, ठीक है, तो ये राइट सेल। अब देखिए, शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ प्रॉफिट शेयर जो है ये एविडेंस नहीं है कि पार्टनरशिप पता है, तो यानी और क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसमें आपका एग्रीमेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, टू और मोर पार्टनर्स होने चाहिए। ये सारी जो है रिक्वायरमेंट है, उस चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। आगे आइए, यानी कि सारे पॉइंट्स को लिखना था पार्टनरशिप के बारे में। लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी क्या होता है कि एक मास्टर होता है और उसके सारे एजेंट्स होते हैं, तो वही कह रहा है कि लॉ ऑफ पार्टनरशिप एंड एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, एक काम करेगा तो सारे रिस्पॉन्सिबल, अगर फर्म ने गलती किया तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, अगर एक पार्टनर ने गलती किया सारे पार्टनर्स गलत, तो यही चीज एक्सप्लेन करना है। आगे आइए, व्हाट इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, यही है कि इसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, इसमें जो है दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, और ये बात है कि इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन पार्टनरशिप इज नॉट कंसीडर्ड बिटवीन टू और मोर पार्टी। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब सिंपल है कि जब दो और मोर पार्टी आते हैं एक में, तो वही पूछ रहा है कि ऐसा कंडीशन थे जहाँ दो से ज्यादा पार्टी एक साथ आते हो लेकिन वो जो है वो पार्टनरशिप नहीं है, यानी कि वो जो है बिजनेस नहीं है। कब बिजनेस नहीं होगा, जब बेवजह ही वो लोग आएंगे, उनका प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। पार्टनरशिप का मतलब है कि दो पार्टी एक साथ आए हैं लेकिन वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए मेन मोटिव। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता और दो से ज्यादा पार्टी होते हैं। जैसे अब कोई नौकर है और एक मालिक है, तो क्या दोनों के बीच में पार्टनरशिप थोड़े है, यहाँ पे भी दो आदमी भी इन्वॉल्व है। विडो और चाइल्ड और डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी। विडो और चाइल्ड इसकी बात है, डिसीज पार्टनर के, इसमें भी जो है दो जो होते हैं, विडो और उसके चाइल्ड, यहाँ पे भी कोई वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन बाय लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन इंगेज्ड इन एनी बिजनेस। कोई मनी लेंडर है तो उससे तो हमारा है ही नहीं लेन देन, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर थोड़े है हमारा। बाय प्रीवियस ओनर एज ए पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। तो यानी कि सिंपल यही कहना था कि दो लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट किए हैं किसी के साथ इंश्योरेंस का, तो दो से ज्यादा पार्टी, आप हैं कंपनी है, तो क्या हो जाएगा, आप दोनों पार्टनरशिप में थोड़े हैं। तो दो पार्ट, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे दो आदमी तो है एक साथ, लेकिन वो जो है वो माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे मालिक और नौकर हो गए एक साथ, अ, किसी भी इंश्योरेंस में एक इंश्योरर और एक इंश्योरी होता है, तो और ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ऐसे से किसी यहाँ दो और मोर पार्टी इंगेज्ड है लेकिन वो नहीं माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट का होना, दोनों के बीच में प्रॉफिट मोटिव जरूरी है। आगे आइए, वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज or is not a firm whether a person is or not a partner in a firm explain the mode of determining existence of partnership। बोल रहा है कि एक पार्टनर जो है उसका पोजीशन क्या होता है पार्टनरशिप में, और बहुत सारे जो होते हैं उनका पोजीशन क्या होता है। देखिए, इसका मतलब सिंपल था कि पार्टनरशिप को ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडिविजुअल का रोल क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, पहले तो एग्रीमेंट होता है, जिस एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा और म्यूचुअल एजेंसी होगा। एक पार्टनर का रोल ये है कि अगर उसने गलती किया तो सारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और अगर सारे ने मिलकर गलती किया तो फर्म रिस्पॉन्सिबल, फर्म अगर गलती किया तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल। यही बात था। अब एक पार्टनर को कैसे कब आप हटा सकते हैं, पार्टनर कब तभी हटा सकते हैं जब उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो जो कि अनफेवरेबल हो आपके पार्टनरशिप के, ठीक है, पार्टनरशिप के खिलाफ हो, और आप मेजोरिटी में
मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ये अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ इसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाए, प्लस आप उसको एक चांस देते हैं राइट ऑफ बीइंग हियर्ड, कि वो अपना राइट ऑफ बीइंग हियर्ड दे, और बाद में वो जितना कमाया है उसका पेमेंट शेयर दे दीजिए, और इस प्रकार से आप उसको बाहर कर सकते हैं। पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ ऑल अदर पार्टनर। देखिए पार्टनर जब वो कुछ भी करता है तो फर्म के बिहाफ पे करता है। अगर एबीसी पार्टनर से अगर ये ने कुछ गलती किया तो पूरा एबीसी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ही बोला कि पार्टनर जो है वो एजेंट ऑफ फर्म है एज वेल ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर गलती करता है तो उससे सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे, तो ये एजेंट है और सबको जो है वो दिखाता है। और अगर उसने कुछ सही भी कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और के साथ तो माना जाएगा कि पूरा फर्म या पूरा पार्टनर्स ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। म्यूचुअल एजेंसी को एक्सप्लेन करना है जनरली। पॉइंट आउट द सर्कमस्टेंसेस वेयर अ पार्टनर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे अपना इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं यूज कर सकता। कौन? पार्टनर। कब? अब मान लीजिए कि इसके पास बहुत पावर रहता है पार्टनर्स की बात की तुम ये कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे साइन कर, लेकिन कुछ कुछ काम जो है वो नहीं कर सकता। क्या क्या? अब प्रॉपर्टी को वो खुद के नाम पे नहीं कर सकता, खुद के नाम पे अकाउंट नहीं खोल सकता, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। तो ये सारे काम जो वो नहीं कर सकता। फॉर्म्स डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन ये वो नहीं कर सकता। कोई बैंक अकाउंट फर्म के नाम पे और खुद के नाम से जोड़कर नहीं खोल सकता वो, ठीक है। और क्या है? लाइबिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म वो खुद नहीं कर सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म से। तो ये सारे जो है वो इंप्लाइड अथॉरिटी इसके नहीं है, ये काम वो नहीं कर सकता एक पार्टनर कि हाँ फर्म का जो है एसेट बेच दिया, फर्म का गुडविल बेच, ऐसा वो जो है वो नहीं कर सकता। आराम से उसको पकड़ लिए खरीद लिए नहीं कर सकता। इवन इज द फर्म लेवल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। जब कब कब एक्ट ऑफ द पार्टनर से पूरा फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा? जब एक्ट जो करेगा ना पार्टनर वो इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर उसने कुछ गलती किया तो सारा फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर फर्म ने उसको अथॉरिटी दे रखा है कुछ करने का और उस अथॉरिटी के विद इन द अथॉरिटी उसने गलत किया है तो उसके लिए फर्म लायबल होगा। तो ये सारी चीजें केसेस है जहां पे फर्म लायबल होगा। राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के पास क्या क्या राइट है? पहला राइट ऑफ बीइंग हियर्ड, उसको सुना जाएगा अच्छे से। दूसरा उसके पास शेयर इन प्रॉफिट है। तीसरा वो अपना ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट। चौथा वो बुक्स ये सभी देख सकता है। अगला ये इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड। देखिए इंप्लाइड अथॉरिटी को जो बढ़ा भी सकते हैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं हम। कौन? कोई एक फर्म। इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन बी एक्सटेंडेड। अगर मान लीजिए ये जो है ये एक फर्म डिसाइड करेगा, एग्रीमेंट डिसाइड करेगा कि किसको कितना पावर देना है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं इस पार्टनर को थोड़ा सा कम देना है तो उसको भी कम देंगे। ये सारी चीजें कैसे करेंगे? ये सारी चीजें हम करेंगे पार्टनरशिप जो हम बनाते हैं पार्टनरशिप डीड, उसमें हम अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे कि किसको कितना चाहिए किसको कितना नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए कि सामने वाले को जो है बहुत हमने पावर दे रखा है और उसने उस पावर के विदिन कुछ गलती किया है तो पूरा कंपनी रेस्पॉन्स पूरा फर्म रेस्पॉन्सिबल होगा। और अगर उसने बाहर जाकर कुछ गलती किया है यानी कि कंपनी फर्म के बिहाफ पे गलती नहीं किया तो पर्सनली लायबल होगा। आगे आइए। नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर इज द नोटिस टू योर फर्म। अगर कोई एक पार्टनर जो है वो आप बिजनेस में वो काम कर रहा है, एक्टिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है मान लीजिए, तो उसको अगर आप एक नोटिस देता है कोई आउटसाइडर तो मान लिया जाता है कि उसने वो फर्म को नोटिस दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, सारे लोग एक माने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर गलती होता है एक्टिंग पार्टनर से यानी कि माना जाएगा पूरा फर्म गलत किया है, और अगर यहाँ पे एक्टिंग पार्टनर विद इन द स्कोप सही कर रहा है तो माना जाएगा पूरा फर्म सही कर रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यही केसेज है। What are the mutual duties of partner in a partnership firm to regulate the relationship between the क्या क्या इनका पहले तो कि वो गुड फेथ में रहेंगे, अच्छे से मिलजुल करेंगे, पार्टनरशिप में है तो अपना ड्यूटीज को डिलीजेंटली जो है वो अटेंड करेंगे, फ्रॉड को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी फ्रॉड हुआ उसको कंपेंसेट करना है, विलफुल निगलेक्शन इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, अगर कुछ लॉसेज हुआ शेयर में तो इसको भी उनको देखना है, और प्रॉपर्टी जो है उसको भी हेल्ड करके रखना है कम फॉर्म में। तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई काम क्या है उनको एग्रीमेंट अच्छे से देखना, अपना काम अच्छे से करना है, बिजनेस जो है वो अगर लॉसेज हो रही है तो उसको भी ध्यान से देखना, प्रॉफिट और सब कुछ। तो ये सारे जो है वो राइट्स है, ड्यूटीज है। यहाँ पे प्रॉफिट वाला नहीं लिख दीजिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे यहाँ पे जो है ड्यूटी की बात कर रहा है, राइट्स की बात नहीं कर रहा है। वो तो राइट्स हो गया ना, ड्यूटी क्या क्या आपको काम करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है। पोजीशन ऑफ ए माइनर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एक माइनर का क्या पोजीशन होता है? देखिए इसके पास दो ऑप्शन होता है कि मेजॉरिटी अटेंड कर लिया, अगर वो 6 महीने के अंदर आफ्टर मेजॉरिटी अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो पार्टनर मान लिया जाएगा, और उसके बाद जो भी अगर उसने भी गलती अगर करता है, कोई फर्म गलती करता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर आफ्टर मेजॉरिटी अगर वो 6 मंथ के विद इन उसने कोई भी नोटिस नहीं दिया है तो वो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयरिंग ही ले पाएगा। यही जो है वो केसेज। और क्या पूछा है? ट्रांसफर ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज राइट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। कह रहा है कि जो पार्टनर जा रहा है बाहर, ठीक है, उसने अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दिया, तो जिसको दिया उसके पास उतना राइट नहीं होता है। तो उसके पास कितना राइट होता है? उसके पास सिर्फ इतना ही राइट होता है कि वो जो है प्रॉफिट सिर्फ ले, प्रॉफिट ही लेगा। वो कोई भी वैसा राइट इंजॉय नहीं करेगा जो पहले से एक ट्रांसफर जो बाहर जा रहा है ट्रांसफरर
यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास था, यानी कि वो जो है कोई इंटरफेयर नहीं करेगा बिजनेस के कंडक्ट में, कोई अकाउंट को रिक्वायर नहीं कर सकता, बुक्स को जो है वो इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, जो पहले जा रहा है उसको छोड़कर, उसके पास ये सब कुछ राइट होता था, वो सब कुछ कर सकता है, बुक्स देख सकता है, ये देख सकता है, चेक कर सकता है, अपना शेयर ले सकता है। लेकिन जो सामने वाले को जो अपना उसने अपना वैल्यू बेचा, अपना शेयर बेच दिया, तो सामने वाला जो आएगा वो सिर्फ अपने वैल्यू के लिए आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आएगा और कुछ नहीं वो कर सकता। अब कह रहा है कि लॉ रिलेटिंग एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर। तो लॉ रिलेटिंग क्या है कि उसको बाहर अगर आप कर रहे हैं तो गुड फेथ में कीजिए, इरेगुलर एक्सपल्सन जो है वो जो है आप नहीं कीजिए, कि जैसे मन तैसे इरेगुलरिटी करती है उसको जो है वो रिम्बर्समेंट दीजिए, कुछ अगर आपने गलती किया है तो उसका पूरा प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए, राइट ऑफ बीइंग हियर्ड, ये सब कुछ करके, और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर एग्री हैं तो उसको जो है आप बाहर कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी कैसे बनती है पार्टनरशिप में, तो भाई जितनी राइट्स है, ठीक है, जितनी हो गई आपकी प्रॉपर्टी हो गई, वो सारे प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉक होती है, जैसे स्टॉक है सब कुछ है, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। तो उसी को कहते हैं क्या, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड राइट्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली बाउट इट इन द जो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक में है, एसेट्स है, सारी जो है गुडविल है, ये सारे प्रॉपर्टी होती है एक फर्म की। लायबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर टू थर्ड पार्टी आफ्टर कंटिन्यूइंग हिज रिटायरमेंट। मान लीजिए कि क्या लायबिलिटी होगा, अगर एक थर्ड पार्टी जो है वो रिटायर हो रहा है लेकिन अभी भी कंटिन्यू करता है कि मैं, तो देखिए थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट में अभी आया। तो सरिता दीदी के, खैर, लायबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर, आइए, टू थर्ड पार्टी क्या है, कंटिन्यूइंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो गया है उसका लेकिन अभी भी कंटिन्यू करता है कि वो पार्टनर है, तो पूरा जो एक्ट फर्म अभी भी एक्ट करेगा, कुछ भी अगर गलत करेगा तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मान लीजिए मैं किसी पार्टनरशिप से बाहर जा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ कि मैं अभी भी इसी में हूँ बिजनेस में, तो क्या होगा उसके लिए, अगर अभी भी आप बिजनेस में ऐसा माने हैं, आपने अभी तक नोटिस नहीं दिया है बाहर जाने का कि मैं, लीजिए भाई मैं अपना रेजिग्नेशन नोटिस देता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप भी लायबल होंगे पुराने पार्टनर्स की तरह। मान लीजिए एबीसी पार्टनर्स है, बी जो है वो बाहर चला गया, ठीक है, लेकिन अभी उसने नोटिस नहीं दिया कि मैं बाहर गया हूँ, तो एबीसी जो है वो फर्म जो है वो अगर किसी के साथ गलत करती है तो ए और बी तो और सी तीनों लायबल होंगे। बी जो बाहर जा रहा था वो अभी भी कंटिन्यूइंग इन पार्टनरशिप था तो वो भी लायबल होगा, उसको नोटिस दे देनी, नोटिस दे देता तो वो लायबल नहीं होता। दो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन नॉटलेस बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। कह रहा है कि वो पार्टनर तो नहीं हो सकता माइनर, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया जा सकता बेनिफिट्स के लिए। देखिए बेनिफिट्स के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है, ठीक है ना, बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है उसको। तो और क्या बोला है नीचे देखिए, एक्सप्लेन क्या करना है, स्टेट द राइट्स व्हिच कैन बी इंजॉयड बाय माइनर। माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर क्या कर सकता है, उसके पास राइट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है वो, और प्ली मैन्योरिटी कर सकता है, मतलब कुछ भी अगर गलती आप कर रहे हैं, एक फर्म गलत कर रहा है तो उसमें जो है वो माइनर अगर उसके साथ है उसी फर्म के साथ, तो माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। और दूसरा देखिए, स्टेट द लायबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर बोथ बिफोर अटेनिंग आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। देखिए बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी अगर कुछ भी गलती होता है फर्म से तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, माइनर वो बच जाता है, प्ली माइनॉरिटी होता है, कोर्ट कहता है कि नहीं ये माइनर है, इसको जो है कोई भी चीज के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन आफ्टर मेंटेनिंग मेजोरिटी, इसके पास भी दो केस है, अगर आफ्टर मेंटेनिंग मेजोरिटी अगर 6 मंथ के अंदर उसने ये ऑर्डर, ये लेटर नहीं लिखा है, ये नहीं बताया है कि मैं भी पार्टनर हूं, तो उसे पार्टनर नहीं माना जाएगा, उसे माइनर ही ट्रीट किया जाएगा और उसे बाकी सारे बुक्स ये सब अकाउंट जो है वो मेजर उसमें इंस्पेक्शन के लिए नहीं लाया जाएगा, मतलब माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आफ्टर मेजोरिटी उसने कुछ भी नहीं दिया है, नोटिस नहीं दिया, तो वो अभी भी माइनर ही माना जाएगा। लेकिन आफ्टर मेजोरिटी अगर उसने जो है वो नोटिस दे दिया है तो उसे एक पार्टनर माना जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसी भी थर्ड पार्टी के प्रति भी, यानी माइनर थर्ड पार्टी के प्रति रिलायबल नहीं होता। स्टेट द लीगल प्रोविजन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, वही बोल रहा है, यही वाला, ये दोनों पॉइंट जो है वो यहीं पे भी है, ठीक है। तो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी दो केसेस हैं,
बिफोर तो वो लायबल होगा ही नहीं थर्ड पार्टी के पास, लेकिन आफ्टर भी लायबल नहीं होगा जब तक उसने नोटिस ना दिया हो। नोटिस दे दिया हो तो वो लायबल नहीं, वो लायबल हो जाएगा, वो उसे पार्टनर ट्रीट कर दिया जाएगा। आगे आइए, लीगल प्रोपोजिशन ऑफ माइनर, ओहो ये तो आफ्टर की बात कर रहा है, उससे जो है शेयर मिल जाएगा जब वो बाद में नोटिस दे देगा, यही बात है, यानी पार्टनर बन जाएगा। व्हाट इज प्रोविजन रिलेटिव इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, वही है कि एक्टिंग पार्टनर ऑफ फर्म को जब आप नोटिस दे देते हैं, कोई एक्टिंग पार्टनर है एक फर्म का, यानी कि वो फर्म में काम कर रहा है, तो मान लीजिए आप कि आपने पूरा फर्म को ही नोटिस दे दिया और हर कोई लायबल होगा, ईच एंड एवरी पार्टनर जो कि वहां पे है। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर, देखिए कोई पर्सनल प्रॉफिट अगर पार्टनर अर्न किया है और वो फर्म के बिहाफ पे अर्न नहीं किया है तो वो पर्सनली उसका बेनिफिट हुआ, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे अगर फर्म की अथॉरिटी के साथ उसने कोई पर्सनल बेनिफिट यूज किया, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म अगर उसने कोई बेनिफिट क्रिएट किया है तो वो जो है बेनिफिट फर्म के साथ शेयर करनी ही होगी। When the continuing guarantee can be revoked under Indian partnership, continuing guarantee कब रिवोक हो सकता है? continuing guarantee रिवोक हो सकता है एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। देखिए मान लीजिए कि गारंटी है कोई, ठीक है, हम एबीसी पार्टनर है तीनों, और जैसे ही बी मर गया तो अब तो प्रॉफिट जो है हमको पता है कि पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो जब चेंज होगी यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। तो वही बोला कि कब कब पार्टनरशिप जो है वो रिवोक्ड हो जाएगी, तो रिवोक तब होगी जब चेंजेस लाएंगे, उसमें कोई रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो ये सब कुछ जब आप करते हैं तो ये चेंजेज इन क्या हो जाता है पार्टनरशिप, और इसके कारण कंटिन्यूइंग गारंटी भी रिवोक होती है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं हमको। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, बिजनेस वो लोग चला रहे थे काफी ईयर से, उन लोग की बीवी एक्स वाई की है, वो दोनों लड़ने लगती है बिजनेस में ही, और क्या होता है कि एक्स की पत्नी को चोट लग जाता है, एक्स जो है गुस्से में आ जाता है और वो कैसे भी करके जेड को मना लेता है कि देखो वाई को हम लोग को बाहर कर देना, क्यों, क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरी बीवी को चोट लगी है। ठीक, अब भाई बीवी को चोट लगी, उसको बिजनेस से क्या लेना देना। वाई वाज एक्सपेल्ड, वाई को जो है ये दोनों एक्सपेल्ड कर दिया, कोई नोटिस भी नहीं दिए एक्स और जेड ने, और उनको बाहर कर दिया। तो अब बताइए कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट ऑफ गुड फेथ इन सच सर्कमस्टांसेस, कह रहे कि ऐसा जो एक्सपल्जन हुआ क्या वो ऐसा हो सकता है। तो देखिए पहले तो कि आप किसी को एक्सपेल आउट कर रहे हैं तो इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होनी चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में ही होनी चाहिए। दूसरी बात उसको गुड फेथ में होनी चाहिए। तीसरी बात उसको एक चांस दीजिए सुनने का, उसको एक नोटिस भी दीजिए। तो सारी केसेस हैं, जब सब कुछ हो जाता है तब आप सारे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स उसको एक्सपेल्ड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी तो मिल गया, किसी तरह एक्स ने वाई को मना लिया, यानी कि अब तो ये हो गया, ये दोनों मेजोरिटी मिल गया, वाई को एक्सपेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, उसको राइट ऑफ बीइंग हियर्ड नहीं दिया, और जो इंटरेस्ट की बात था कि एक्सपल्जन जो है वो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस चोट लगने की वजह से उसको बाहर किया जा रहा है, तो ये गलत है, आप ऐसे एक्सपल्जन नहीं कर सकते। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, एबीसी कंपनी इनका है, ठीक है, ये लोग करते क्या है, फर्नीचर का ट्रेड करते हैं। द नेम ऑफ द पार्टनर्स वाज क्लियरली रिटेन अलॉन्ग विद द फर्म नेम, बाहर जो है सारे पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं। कहा था कि बाद में मिस्टर सी मर गए, अब बचा कौन, ए और बी, उनका नाम अभी जो है हटाया नहीं गया है पार्टनरशिप से, ठीक है, और अब बाहर भी उनका नाम जो है वो मेंशन है। एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूड विद ऑपरेशन विद मिस्टर ए एच बी, ए और बी के साथ वो काम तो कर रहा है, और सी तो मर चुके हैं, लेकिन सी का अभी भी नाम जो है बार बोर्ड पे टंगा हुआ है कि वो भी पार्टनर है। द अकाउंट्स ऑफ फर्म्स वेर सेटल्ड एंड अमाउंट ड्यू टू लीगल हेयर्स ऑफ मिस्टर सी, अमाउंट ड्यू टू लीगल हेयर्स ऑफ सी वाज आल्सो डिटरमाइंड, और जो लीगल हेयर था जो सी मर चुका है उसका जो अमाउंट जो है डिटरमाइन कर गया है, बट द सेम वाज नॉट पेड टू द लीगल हेयर्स, अभी तक लीगल हेयर को जो है अमाउंट नहीं दिया गया है, यानी कि अभी भी सी भी जो है वो पार्टनर ट्रीट किए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, मिस्टर एक्स एक सप्लायर जो है फर्नीचर सप्लाई किया है 20 लाख का कंपनी को, और कंपनी जो है वो पैसे नहीं दे पाई क्योंकि बहुत लॉस हुआ था एक्स के मरने के बाद, एक्स सी के मरने के बाद, तो मिस्टर एक्स जो है वो रिकवर करना चाहते हैं, सिर्फ एबीसी कंपनी से ही नहीं बल्कि लीगल हायर्स ऑफ सी से भी, जिसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है उससे भी वो रिकवर करना चाहते हैं। तो मिस्टर सी कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द ड्यूज टुवर्ड्स द मिस्टर एक्स। देखिए मिस्टर सी का लीगल हायर क्या है, वो भी लायबल होगा। तो सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट अभी सेटल नहीं हुआ, ये बात साफ लिखा गया, ये भी लिखा गया अभी तक पैसे जो है उसके लीगल हेयर्स को नहीं दिया गया है। सामने वाले को थोड़े पता, सामने वाला तो बोर्ड देखेगा और वो कहेगा कि हाँ मिस्टर सी भी लायबल है, ए बी सी तो तीनों ही लायबल हो जाएंगे, और इस प्रकार से मिस्टर सी भी लायबल हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर सी जो है ही इज जस्टिफाइड इन क्लेमिंग सच रिकवरी एंड हिज क्लेम, एंड क्या बोल रहा है, Mr. X want to recover the amount and not only from ABC and also from legal hire of C, तो वो ऐसा कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं, अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन क्योंकि मिस्टर सी जो है वो नहीं है यहाँ पे, तो वो जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक
अभी तक जो उनके लीगल हायर्स को पेमेंट नहीं दिया गया तो लीगल हायर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं, ठीक है। इन दिस केस सिंस देयर हैज बीन नो डिसेसिव सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कुछ भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट between the heirs of Mr. C and AB, so it is pretty clear that the interest on of the Mr. heirs is still exists in the profit and the property of the firm, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में ही है तो प्रॉपर फर्म से वो लेगा और किसी को पर्सनली लायबल वो अलग नहीं कर पाएगा, सामने वाला आ गया। ये MNP 3 पार्टनर्स हैं, डील करते हैं रेफ्रिजरेटर में, पी रिटायर हो गया लेकिन वो नोटिस अभी तक नहीं दिया, यानी कि अभी उसे पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। MNP ट्रेड फेयर के पास जाते हैं, इंक्वायर्ड करते हैं सम रेफ्रिजरेटर को, और मिस्टर एक्स वाज एग्जिबिटिंग हिज रेफ्रिजरेटर विद द न्यू टेक्निक्स वाज इम्प्रेस्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ मिस्टर पी एंड मिस्टर पी के साथ, जबकि वो रिटायर्ड है मिस्टर पी, एंड रिक्वेस्टेड फॉर विजिटिंग द कार्ड ऑफ द फर्म। बाद में क्या होता है कि द विजिटिंग कार्ड आल्सो इंक्लूडेड द नेम ऑफ मिस्टर पी, ठीक है। पी एज ए पार्टनर इवन दो ही हैड ऑलरेडी रिटायर्ड, वो अभी भी पार्टनर की तरह ट्रीट किए गए। मिस्टर एक्स सप्लाइड सम रेफ्रिजरेटर दे दिए एंड कुड नॉट रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम द फर्म, नहीं रिकवर हुआ तो वो क्या किए, रिकवरी चाहते हैं फर्म से और पी से भी, क्योंकि पी का नाम वो मेंशन किए थे। तो बताना है कि क्या मिस्टर पी भी लायबल होंगे। देखिए पी लायबल होंगे, क्यों, क्योंकि उनका नाम अभी भी लायबल है, और जब आप पार्टनर्स हैं और आपका नाम वहां पे लिया जा रहा है और आपने कोई पब्लिक नोटिस अभी नहीं दिया अपने रिटायरमेंट का, तो आप भी जो है वो लायबल हो जाएंगे, और वो ही कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म, वो भी लायबल होगा। मिस्टर एक्स वाज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एक्स को लाया है बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप के लिए, यानी कि एडमिशन किया गया है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एक माइनर था उसको लाया गया था, अब मेजोरिटी के बाद मोर देन 6 मंथ ही फेल टू, अभी पब्लिक नोटिस वो नहीं दिया गया, ही इलेक्टेड टू बिकम, कि वो भी अभी पार्टनर बना है कि नहीं, 6 महीने हो गया मेजोरिटी के, अभी वो लेटर नहीं दिया है। मिस्टर एल एस सप्लायर जो सप्लाई किया है वो केस किया है एबीसी कंपनी में फॉर रिकवरी ऑफ डेट, तो बताइए कि टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल, एक्स जिसको लाइक जो माइनर है वो कितना लायबल होगा इफ ही फेल्ड, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो माइनर है, और माइनर जो किसी भी चीज के लिए थर्ड पार्टनर के पास रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम मिस्टर एक्स, नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक माइनर है। यहाँ पे क्या लिखा है, एल, कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम मिस्टर एक्स, एक्स वाज मास्टर, क्या क्वेश्चन है, एक्स वाज मास्टर इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एक्स जो है मास्टर है जिसको लाया गया है, ठीक है, मिस्टर एक्स लिखना चाहिए, मास्टर एक्स लिख दिया, ठीक है। और आफ्टर मेंटेनिंग मेजोरिटी मोर देन 6 मंथ elapsed एंड ही फेल्ड टू गिव पब्लिक नोटिस एज टू वेदर ही इज इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर और नॉट अ पार्टनर। तो देखिए अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो एजम्पशन पब्लिक पे है, वो कुछ भी अज्यूम कर सकती है, वो अगर आपको मेजर अज्यूम कर ली तो क्या हो जाएगा, आप जो है लायबल हो जाएंगे। सिंस देन ही विल बी लायबल एज अदर पार्टनर टू द थर्ड पार्टी, जैसे अदर पार्टनर लायबल होंगे वैसे ये भी लायबल होगा, क्यों, क्योंकि इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो सामने वाले एज्यूम कर सकते कि नहीं ये मेजर है, मतलब अगर आपने पब्लिक नोटिस दे देते हैं आप तो आप एक एज्यूम किए जाते हैं मेजर, और अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ये एजम्पशन भी मान लिया जाएगा कि हाँ आप जो है बाकी पार्टनर्स की तरह आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप माइनर नहीं है। अगला आइए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन अब किए हैं तो कोई भी पार्टनर जो है वो बेचारा को अगर परेशान किया जा रहा है पार्टनरशिप में तो वो नहीं कर सकता केस, फॉर्म ही जो है वो रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो केस जो है पार्टनर नहीं कर सकता, दूसरी पार्टनर जो आप पे केस पर कर पाएगी, आप केस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म है। कंपलसरी तो नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते आप किसी पे केस नहीं कर पाएंगे और हर कोई आप पे केस करेगा अगर आपने गलती की तो। When shall a retired partner be discharged from his liability, कब डिस्चार्ज हो जाता है एक रिटायर्ड पार्टनर, जब वो पब्लिक नोटिस दे देता है और अपना सारा राइट्स और लाइबिलिटीज लेकर चला जाता है, तो तब ये जो है, और ये सारे चीजें पब्लिक नोटिस देता है तो सभी को पता चल जाता है कि हाँ वो जा रहा है, तब वो चला जाता है और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्रिएट्स डिसेबिलिटीज, बिल्कुल नॉन रजिस्ट्रेशन कर आपका है तो आप पे केस किया जाएगा, आप केस नहीं कर सकते, पार्टनर्स आपका केस नहीं कर सकता। What will be the consequences in relation of partners ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी अगर पार्टनर्स का हुआ है तो इंसॉल्वेंसी के कारण क्या हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का, लेकिन अगर डेथ ऑफ पार्टनर हो गया तो उससे अगर हो सकता है कि पार्टनरशिप जो है वो डिजोल्व भी हो जाए, तो ये सारी केसेस होती हैं, ठीक है। क्या था, केसेस पूछ रहा था इंसॉल्वेंसी का, तो इंसॉल्वेंट अगर है तो व्हेन द पार्टनर फॉर्म एजिक्टेड और इंसॉल्वेंट ही सीजेड टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ एडजक्शन, ठीक है, वो नहीं है। एज स्टेट जो उसका प्रॉपर्टी है सीजेज टू बी लायबल, लायबल नहीं रहेगा उसका प्रॉपर्टी, वो मर चुका है, एंड आफ्टर सच डेट
बस खत्म, ही इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट, एक्ट के लिए नहीं होता है। अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो लायबल नहीं होता है और इसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। डेथ अगर हो गया उसका तो उसका जो है लीगल हायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जितने तक का उसका जो है शेयर था उसमें, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। स्टेट द मैटर्स फॉर विच अ पार्टनरशिप फॉर्म रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट कब होती है? पार्टनर अगर बाहर जा रहा है तो उसको नोटिस दे देनी चाहिए, ठीक है। डिसोल्यूशन हो रहा है उसमें आपको नोटिस दे देनी चाहिए। किसी को एडमिशन ये सब कर रहे हैं तो उसको, अगर माइनर को मेजर बनाना है तो उसको, और अगर आपने नहीं दिया कोई भी पब्लिक नोटिस तो अगर कोई माइनर को आप एडमिट किए हैं तो उसको भी मेजर मान लेंगे वो लोग, उसको पे भी केस करवा देंगे। आपकी कंपनी हमेशा लायबल होगी और आप केस नहीं कर पाएंगे और आप पे केस हो पाएगा। यही जो थी बातें थी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म करके। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ना, पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट, उसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्म भी खत्म हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो खत्म हो सकता है, नहीं खत्म करना चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि सारे पार्टनर्स अगर विलफुली चाहते हैं डिजोल्व करना तो वो कर सकते हैं, अगर सारे नहीं चाहते हैं डिजोल्व करना तो नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ एग्रीमेंट में चेंजेस लाना चाहते हैं तो एग्रीमेंट में चेंजेस ला सकते हैं, जिसको कहते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म तब हो जाएगा जब वो सारे रिलेशन, एसेट फैसेट सब कुछ सोल्ड फोल्ड कर देंगे तो हो जाएगा खत्म बिजनेस। तो ये सारा केसेस इसमें लिखना था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे। पार्टनरशिप खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाए, और इसका मतलब ये भी हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाए जब सारे पार्टनरशिप मर जाएंगे तो पार्टनरशिप खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो इसके कारण डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाएगा। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। सारे पार्टनर जो है वो मतलब आपका बिजनेस जो कंपनी लॉस में जा रहा है, आपका पार्टनरशिप बिल्कुल चेंज हो गया है, तो उस केसेस में क्या हो गया, कंटिन्यूअस लॉस के कारण आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो सकता है। पूछ रहा था कि जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस हो सकता है तो उससे जो है आपका फर्म नहीं डिजोल्व होगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसके कारण जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। कब? जब आप मेजोरिटी में चेंजेस करते हैं, आप बिजनेस चलाने लायक नहीं होते हैं, तब ऐसा होता है। अगला, स्टेट एनी 4 ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डिजोल्व अ पार्टनरशिप। कोर्ट कब कब बंद कर सकता है? 4 केसेस बताइए। जब सामने वाले पार्टनर सारे अनसाउंड माइंड हो जाएंगे तब ये जो है, अनसाउंड माइंड अगर कोई पार्टनर हो गया तो क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि चलो अब अपना बिजनेस बंद करो, अनसाउंड माइंड है तुम्हारे पास पार्टनर। परमानेंटली इनकेपेबल, आपका जो पार्टनर्स है वो सारे इनकेपेबल हैं, परमानेंटली इनकेपेबल हो गए, तब जो है आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, वो बंद कर देगा। कौन बंद कर देगा? कोर्ट। तो बहुत सारे केसेस कोर्ट बंद कर देगा। अगर आपने इलीगल धंधा कर रहा है बिजनेस से तो बंद कर देगा, कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हैं तो बंद कर देगा। इंडियन पार्टनरशिप डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी करके, कंपलसरी तो नहीं बताता, लेकिन ये डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपलसरी उसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सिविल कोर्ट कह देगा आपको कि इस पे केस करो, इस पे केस हो जाएगा। अगर आपने, आपके साथ गलत भी हुआ तो आप केस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। आपके पार्टनर्स जो है वो हमेशा जो है एग्रीव्ड ही रह जाएंगे और थर्ड पार्टी आसानी से आप पे केस कर पाएगा और आप नहीं केस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड थोड़े हैं। तो रजिस्टर्ड फर्म आप पे केस कर देगा, आप जो है वो किसी फर्म पे केस नहीं कर पाइएगा। एमएस XYZ एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है। XYZ उसमें सीनियर पार्टनर्स हैं जो बिजनेस करते हैं कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन को, ठीक है। वो एक नए पार्टनर को लाते हैं मिस्टर जी को 25 तारीख को, जो कि बाद में क्या करता है, कुछ गलत का काम करने लगता है। तो ये लोग सोचते हैं कि उसको बाहर कर देना। तो बताइए कैसे वो बाहर कर पाएंगे? क्या, पहली बात तो ये बताना कि क्या वो लोग बाहर कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर वो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर रहा है तो उसको बाहर कर देनी चाहिए। दूसरी, व्हाट्स द फैक्टर्स, क्या होना चाहिए फैक्टर्स माइंड में रखना उसको एक्सपेल करने से पहले। पहले तो उसको देखिए कि उसने जो गलती किया वो अनफेवरेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म है, मतलब इंटरेस्ट ऑफ द फर्म के में नहीं है, यानी कि वो गलत किया है, ठीक है। दूसरा ये प्रूव कीजिए कि जो एक्सपेल्ड कर रहे हैं उसको राइट ऑफ बीइंग हियर्ड, उसको सुनने का चांस दिए, वो जब तक कमाया है उसका पूरा शेयर दे दे, और सारे पार्टनर्स इस चीज के लिए, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है वो अप्रूवल दे रहे हैं उसको रिटायर के लिए, तो ऐसे उसको रिटायरमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहले आप क्या कीजिए, सारे पार्टनर्स उठिए, अपना नेम रिजर्वेशन कीजिए, ठीक है। पहला आप सारा डिटेल उसमें फिल कीजिए, सारा डिटेल, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी डिफाइन कीजिए कौन रहेगा, ये सब कुछ लेकर आप जाइए आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, वहां पे आप जमा कीजिए, और आरओसी जो है वो सब कुछ चेक करने के बाद आपको जो है वो दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आप जो है वो अब आप कंपनी चलाइए एलएलपी के नाम पे। ऐसा ही होता है इसमें। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फर्म दैट गिव्स बेनिफिट्स टू द एलएलपी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है कि एलएलपी का बेनिफिट्स भी देता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, कंपनी से एलएलपी ले लिया है, और पार्टनरशिप को फ्लेक्सिबल बना दिया। कैसे? देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, एक एक्ट के लिए दूसरे भी जो लायबल होते हैं, लेकिन एलएलपी क्या कहता है कि एक एक्ट के लिए दूसरे लायबल नहीं होंगे, यानी वो फ्लेक्सिबल कर दिया पार्टनरशिप को, ठीक है। कुछ भी गलती जो पार्टनर करता है वो लायबल होगा, प्लस लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया कि इनका प्राइवेट एसेट्स भी नहीं लिया जाएगा। किनका? कोई भी पार्टनर्स का। अगर कंपनी ने गलती किया है तो म्यूचुअल एजेंसी के अनुसार वो कंपनी लायबल होगा, मेंबर्स लायबल नहीं होंगे।
ठीक है, ऐसा होता है केस कंपनी में। तो एलएलपी तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपनी का फर्म का भी। तो वही कह रहा है कि फर्म में जिसमें लिखा था कि एक एक्ट दूसरे को भी इफेक्ट कर सकता है, वैसा एलएलपी में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि ये अगर कंपनी ने गलती किया है तो पार्टनर्स जो है वो लायबल नहीं होंगे, इनका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। एलएलपी जो है हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी का और पार्टनरशिप का। आगे आइए, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर। देखिए, जब एक्ट ऑफ द पार्टनर जो है विद इन द अथॉरिटी ऑफ एलएलपी किया गया, अगर एलएलपी ने उतना पावर दिया है और उसी पावर के अंतर्गत एक पार्टनर ने गलती किया, तब एलएलपी लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलएलपी के अथॉरिटी के अंदर में ही वो काम किया है, मतलब वो एलएलपी को रिप्रेजेंट किया। दूसरा, अगर एलएलपी के बियॉन्ड पावर में उसने कुछ गलती किया है, तब वो खुद लायबल होगा और एलएलपी लायबल नहीं होगा। यही जो है वो केसेज हैं। कंपनी को डिफाइन कीजिए और 5 कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए कि ये म्यूचुअल एजेंसी जो है इसमें नहीं होता, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये सब कुछ। और ये पांचों को जो है वो आप याद रखिए। कॉर्पोरेट विल जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेकिन कब ये खत्म हो जाता है? जब आपने कुछ गलत किया हो, आपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की हो, अलग अलग बिजनेस में आपने अपना इनकम अलग अलग किया। क्यों? क्योंकि ताकि आप टैक्स कम दें, आपने रेवेन्यू को इधर उधर छेड़छाड़ किया, तो उसमें एलएलपी जो है ये जो है कॉर्पोरेट विल वो लिफ्ट हो जाता है। ओपीसी किसे कहते हैं वो बताइए? स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और ये स्पाइस जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, जो कि कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ओपीसी किसे कहते हैं? ओपीसी उसे कहते हैं जो एक आदमी इसको क्रिएट करता है। रूल्स क्या क्या है? ओपीसी के लिए एक आदमी होनी चाहिए, उसमें एक नॉमिनी की जरूरत पड़ती है, वो दोनों जो है वो कंपनी क्रिएट करेंगे। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एनपीओ? एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में आराम से हो सकता है। देयर आर केसेज वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड प्रिंसिपल कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कुछ केसेस है जहाँ पे कॉर्पोरेट विल खत्म हो जाता है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। कंपनी ने अगर कुछ गलत किया तो आप भी लायबल हो जाएंगे। कब? जब मान लीजिए कि आपने जो है किसी कंपनी के साथ, किसी बाहर वाले फॉरेन कंपनी के साथ कुछ इनेमी और इनेमी वाला काम किया है, कुछ ट्रेड ऐसा किए हैं, ठीक है, ट्रेडिंग विद इनेमी की है, या फिर आप अपना रेवेन्यू या फिर टैक्स बचाने का कुछ काम किए हैं। तो ऐसा अगर आपने इलीगली किया है तो आपका जो है सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा और कंपनी भी जाएगी और आप भी जाएंगे। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ लीगल काम करना है कंपनी में, आपने लीगली नहीं इलीगल कर रहा है, तो ये आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी एजेंट्स, आप बहुत सारे जो है वो सब्सिडी कंपनी बना देखियो, क्योंकि जो मेजर आपका एक कंपनी है उसे 1 करोड़ मान लीजिए आपका अर्निंग है, तो उसका जो 30% आपका जो है टैक्स लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, 1 करोड़ को जो है वो 10 कंपनियों में बांट देता हूँ, 10 कंपनी बना लेता हूँ सब्सिडी, तो जो है 10-10 लाख बचेगा, तो उसमें टैक्स जो है वो कम लगेगा। तो ऐसा अगर आपने किया है तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी हट जाएगा, आपका कंपनी भी लायबल होगा, आप भी लायबल हो जाएंगे। आगे आइए, व्हाट डू मीन बाय कंपनीज विद चैरिटेबल? एनपीओ, एनपीओ को से आप क्या समझते हैं? एनपीओ वो है जो कि प्रॉफिट नहीं अर्न करता, कोई भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को नहीं देता। इसका काम एक ही है कि वो एजुकेशन, ये सब जो है स्पोर्ट्स, ये सब रिलीजियस मैटर, ये सबको आगे बढ़ाए और फ्री में बढ़ाए। कर की कंडीशंस क्या क्या है? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब देख लेगी कि आपने जो है वो डिविडेंड देने का कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता नहीं, आपने किसी को डिविडेंड देने का काम किया है, प्रॉफिट जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनसीएलटी से मिलेगी और आपका लाइसेंस रद्द कर देगी, कहेगी कि जाइए अब आप एनपीओ नहीं है, आपको कोई भी फंड जो है नहीं मिलेगा सरकार से या किसी पब्लिक से, और आप जो है कंपनी की तरह बन जाइए, जो भी आप करना चाहते हैं काम सिमिलर आप कीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर है। क्यों? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा बुक है जो कि कंपनी के बाहर लगा होता है, ये पब्लिक नोटिस होता है, पब्लिक इसको आराम से पढ़ सकती है, तो इसलिए इसको चार्टर कहा जाता है, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कि कंपनी का नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है, सारी चीजें जो है वो लिखी रहती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और ये टंगी रहती है कंपनी के बाहर, यानी कि पब्लिक नोटिस होती है। आगे आइए, रवि प्राइवेट लिमिटेड जो है 5 करोड़ जो है वो बोरो किया है मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड से, ठीक है। हिज डेब्ट इज अल्ट्रा वायर, अल्ट्रा वायर मतलब इतना उसको बोरो नहीं करना था, फिर भी वो उतना बोरो किया। तो बोल रहा है कि वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेब्ट। देखिए, क्योंकि उसने अल्ट्रा वायर्स पे किया है, यानी कि जितना इसको करना चाहिए था उससे ज्यादा किया, तो ये तो लायबल हो जाएगा। स्टेट द रिमेडी इफ अवेलेबल टू मुद्रा लिमिटेड। देखिए, मुद्रा लिमिटेड के पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं बचा है, एक्सेप्ट कि वो जो 5 करोड़ दिया है, हो सकता है उसके लिए वो केस करे कि मुझको वो उसका रिमेडी मिल जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या कहेगी कि देखिए, पब्लिक नोटिस होता है, क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें जाकर आपको देखना चाहिए था कि उसको कितना पैसा दिया जा सकता है इस कंपनी को। आपने उस चीज को नहीं देखा और आपने ज्यादा पैसे दे दिया। मैं पहले ही बात किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक नोटिस आता है, पब्लिक नोटिस में वो लिखा हुआ होगा कि कितना ये रेज कर सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायरली अगर वो रेज किया है, यानी कि आपने भी उस चीज को जानबूझ कर दिया है, उतना ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड आपने पैसे दिया, तो आपके पास कोई राइट्स नहीं रहता है। तो वही बात करें, इन द गिवन केस ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर है, हेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे, लायबल नहीं है कंपनी देने के लिए। लेकिन मुद्रा लिमिटेड जो है वो इंजेक्शन के लिए केस कर सकती है एंड स्टॉप फ्रॉम पार्टिंग विद द फंड्स, की कुछ कुछ जो है पार्ट मुझको मिल जाए, तो जितना मेंशन रहेगा उनके इंटरनली कि जो ऑब्जेक्टिव में जितना मेंशन पैसा, उतना पैसा उनको मिल जाएगा, और जो बियॉन्ड में दिया वो पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी रजिस्टर हुआ है सेक्शन 8 में, ठीक है, और वो डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या वो दे पाएगी? तो नहीं, वो डिविडेंड नहीं देगी। अगर वो ऐसा करती है तो कंपनी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेट कर देगी।
आगे आइए, मिस्टर एक्स हैड सप्लाइड सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। परचेज किए हैं मिस्टर एक्स कुछ गुड्स एबीसी लिमिटेड से क्रेडिट पे। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ अलाउड है। 1 महीने के बाद क्या होता है कि एक्स वेंट टू द कंपनी एंड वांटेड, अब लोन देना चाहते हैं तो वहीं पे देखते हैं कि ठीक है लोन हम वापस करने आए भाई, मैं क्रेडिट पे ले गया था एक कंपनी से एबीसी से, अब मैं पैसे देने आऊँ। तो मिस्टर जेड कहते हैं कि ठीक है लेने वाला तो भी नहीं है, मैं ही ले रहा हूँ, मुझको दे दीजिए। तो उसको दे देते हैं, बाद में चले जाते हैं। बाद में कंपनी उनको नोटिस देता है कि तुमने मुझको पैसे नहीं दिया है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं मैंने तो कंपनी को दे दिया। तो इसमें बताना है कि क्या मिस्टर जेड जो है वो फिर से पे करेंगे। तो देखिए फिर से वो पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब पावर जो था, जो कंपनी कह रही है कि जो आप जेड को पेमेंट किए हैं, वो जेड के पास इतना पावर नहीं था कि वो आपसे पेमेंट लेता, उसको हमने ऑथराइज नहीं करके रखा है। तो मिस्टर जो एक साहब है वो बोलेंगे कि तो मैं क्या करूं भाई, ये पब्लिक नोटिस में नहीं लिखा रहा था, पब्लिक नोटिस में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिखा रहा था, तो मुझे क्या पता कि तुमने किस अपना एम्प्लॉय को कितना पावर दे रखे हो। तो मैंने अगर जेड को दिया तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जेड से लो और मान लो कि मैंने कंपनी को दिया है तो कंपनी को ही दिया जाएगा। अगर उसने जेड को दिया है मतलब इंटरनल मैटर हो गया। अब जेड को कितना पावर दिया गया कंपनी ही डिसाइड करती है ना, तो कंपनी इंटरनली डिसाइड करती है। तो अब इंटरनल पावर थोड़े पता था मिस्टर एक्स को कि इसको पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो अगर उसको पैसा दिया गया यानी कि वो पैसा माना जाएगा कि कंपनी को ही दिया जाएगा है। तो इंटरनल डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यही कहता है कि कंपनी जो है वो नहीं बच सकती। आउटसाइडर जो पेमेंट अगर आपके किसी भी एम्प्लॉय को करता है तो मान लिया जाएगा कि आप उसने कंपनी को किया है। एक साउंड सिंडिकेट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपावर्स द मैनेजिंग एजेंट टू बोरो बोथ शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों के लिए जो है वो अलाउ करती है इसकी कंपनी कि आप ले सकते हैं। यानी कि इंडोर मैनेजमेंट जो है कहता है कि कितना कितना आप ले सकते हैं। लेकिन मिस्टर लीडिल जो है एक डायरेक्टर है कंपनी के, जो जाते हैं और 25 लाख ले लेते हैं सामने वाली कंपनी से पैसा। फिर क्या होता है, द लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइडेड द एवसेड लोन। सामने वाला इतना पैसा दे देता है, बाद में पता चलता है कि कंपनी जो है जिसमें मिस्टर लीडिल काम करते हैं वो पैसे देने से मना कर रही है। क्यों? वो कहती है कि इसको इतना पावर हम नहीं दिए थे जितना आप इसको पैसे दे दिए हैं। तब क्या होता है, कह रहा है such loan have been actually passed by the company and lender should have inquired about the same prior before such loan and hence company is not बोला कि पहले तुमको इंक्वायर कर लेना चाहिए था ना भाई। कंपनी कर रही है कि तुमने तो जेड को, ठीक है मिस्टर लिडिल को तुमने पैसे दिए, तुमको पहले इंक्वायर करना चाहिए था कि मैं लिडिल को पैसा दे रहा हूँ 25 लाख, क्या इसकी जो कंपनी है 25 लाख मेरी रिटर्न कर पाएगी कि नहीं। अब भाई देखिए, अब मिस्टर लिडिल जो ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ेंगे ना, अब जाकर कंपनी के इंटरनल मैटर थोड़े पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है सिंडिकेटेड लोन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। अगर उसने 25 लाख कंपनी के किसी डायरेक्टर को दिया है तो डायरेक्टर उतना 25 लाख ले सकता था कि नहीं ले सकता था, ये उसी कंपनी की गलती है जिस कंपनी में मिस्टर लिडिल रहते हैं। और साउंड सिंडिकेट जो है इंटरनल मैटर में नहीं इंटरफेयर करके उसको पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो साउंड सिंडिकेट जो है वो गलत बोल रहा है। इंडोर मैनेजमेंट के अंडर उसको जो है सारा पेमेंट करना चाहिए। ये उनका इंटरनल अफेयर था कि कौन कितना ले सकता है। आगे आइए, जून 2019, एक पॉपुलर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोडक्ट लिमिटेड है, एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में। शेयर कैपिटल 20 करोड़ का है। द शेयर कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 12 लाख इसका शेयर कैपिटल है, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड, टोटल कितना होल्ड करते हैं ये लोग, 6 लाख शेयर्स होल्ड करते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में। ठीक है, एक अनदर कंपनी है चीरफुल प्रोडक्ट लिमिटेड जो कि होल्ड करती है 2.5 लाख शेयर पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में, इसी में ही। जोवियल लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है सारी इन कंपनियों का, तीनों कंपनियों का होल्डिंग कंपनी है। डिलाइट का भी है, हैप्पी का भी है, चीरफुल का भी है। अब देखिए क्या होता है, चीरफुल प्रोडक्ट एंड कैन जोवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी, क्या जोवियल को सब्सिडरी कहेंगे? इफ इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ, देखिए जो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अदर का, तो ये हो जाती है होल्डिंग कंपनी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन बताना। तो देखिए होल्डिंग कंपनी कैसे किसे कहते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्ड करे या 1/5 से ज्यादा जो है शेयर को जो है वो होल्ड कर रही हो सामने वाली कंपनी में। तो जो ये चीज होल्ड कर रही होगी वो हो जाएगी होल्डिंग और सामने वाली हो जाएगी सब्सिडी। तो एबव केस में हम देखे हैं, क्या देखे हैं कि जो भी ये लिमिटेड कंट्रोल कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड, यानी कि ये हो गई पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी और पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया सब्सिडरी कंपनी। हो गया ना, हो गया। आगे आइए, 2019 का क्वेश्चन है कि अनिल जो है वो ओपीसी फॉर्म किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक का। द टर्नओवर ओपीसी 2.25 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो डिसाइड कीजिए कि क्या वो प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा हो गया। उसमें जाने का दो क्राइटेरिया है कि या तो पैसा ऊपर चला गया हो या फिर 2 साल एक्सपायर हो गया हो। तो बिजनेस से 2 साल एक्सपायर नहीं हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि देखिए 2018 16 अप्रैल को हुआ था और मार्च जो है 2019 में इसका 2.25 करोड़ हो गया, यानी कि 16 अप्रैल 2019 नहीं आया। तो अभी ठीक है, टाइम नहीं आया, 2 साल नहीं हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है अच्छे से। तो 2 साल का मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो अगर फुलफिल नहीं भी हुआ है और अगर प्राइस जो है 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ये जो है वो कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, एलिजिबल है। ठीक है,
एक एसएससी है, हैड ए लार्ज इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस। देखिए एक एसएससी है, कोई आदमी है जिसको बहुत डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो टैक्स को कम करने के लिए क्या कहता है कि बहुत सारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देता है और सब में अपना पैसा डाल देता है। क्यों? मान लीजिए मैं 10 लाख कमाया तो उस पर वो तो टैक्सेबल है 10 लाख। अब अगर मैंने 10 कंपनी बना दी, सब में 1-1 लाख भेज दिया, ठीक है, तो वो तो टैक्सेबल नहीं है 1-1 लाख रुपए, तो हमारा इस प्रकार टैक्स बन जाएगा सारे में। तो कह रहा है कि कैन ए बी रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड, क्या उसको अलग माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है कब? जब आप जो है वो रिवेन्यू बचाने के चक्कर में कुछ कंपनी के साथ गलत करते हैं, आप टैक्स इवेजन करते हैं, आप वहां पे रिवेन्यू बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी इलीगल धंधा अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आप भी लायबल हो जाएंगे और आपकी कंपनी भी लायबल हो जाएगी एक फर्म की तरह। तो ये सारा हो गया। अब नीचे देखिए ये लिंक, ओहो, ये लिंक दिया हुआ है, रेज योर क्वेरीज हेयर। आप ये जो 30 मिनट्स फाउंडेशन है मेरा चैनल है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, bkptkt@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे @30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे यहाँ पे डायरेक्टली लिंक भी, और कुछ यहाँ पे फुटेज भेज जिसमें मैंने ट्रिक बताया कि लॉ का आंसर आपको कैसे देना है, ट्रिक है। और इको एंड बीसीके से रिलेटेड 400 एमसीक्यूज अपलोडेड हो चुके हैं, 400 एमसीक्यू जो सारे एमटीपी है और पास्ट ईयर पेपर से रिलेटेड है, और स्टडी मटेरियल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो थैंक यू। और आगे हाँ आपको स्ट्रेटेजी की बात करूंगा जिसमें 5 डेज प्लान आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, और जब एग्जाम हो रहा होगा आपका तो उसमें पेपर्स कैसा है वो सारी चीजें बताऊंगा आपका, आपको कैसे वहां पे पेपर अटेम्प्ट करना है, टोटल चीज। तो टेंशन आपको नहीं होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पेपर नहीं दे रहे, आपको टोटल चीजें पता है आपको करना क्या है, ठीक है। तो जय हिंद।